सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। क्या बात है। मैं कैसा हूँ? बहुत अच्छा हूँ। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग की स्माइल देखकर, आप लोग की खुशी देखकर, एनर्जी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यही खुशी 12 बजे तक दिखेगी तो और ज्यादा खुशी होगी मुझे, है ना? तो 2 घंटे का आज का हमारा सेशन रहेगा। वैसे थोड़ा लंबा सेशन का प्लान किया था, पर हमने सोचा काफी दिनों बाद क्लास हो रही है तो आज 2 घंटे की क्लास रखते हैं। और अगर आप 2 घंटे अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आगे हम क्लासेस का टाइम और बढ़ा लेंगे, ताकि एक दिन में और ज्यादा चीजें पढ़ें और किसी चैप्टर को अच्छे से समझें। तो आज की जो क्लास है, वैसे YouTube पर भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं। तो ये क्लास ऑफलाइन भी है, यानी आप लोग तो मुझे देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये क्लास लाइव YouTube पर भी चल रही है। तो आपको अगर इस क्लास का रिवीजन करना है तो YouTube पर भी आपको ये क्लास अवेलेबल हो जाएगी, है ना? तो टॉपिक आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैथ्स में दो हिस्से होते हैं, बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। एक होता है कैलकुलेशन, एक होता है अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस। 3 हिस्सों में पूरा मैथ्स हमारा बटा हुआ है। कैलकुलेशन की ट्रिक्स, कैलकुलेशन को फास्ट करना, ये एक आप समझो कि सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है कि आप पहाड़े याद करते रहोगे, स्क्वायर्स याद करते रहोगे, क्यूब्स याद करोगे, कैलकुलेशन पे आप लगातार काम करोगे। पेन आपको कम से कम चलाना है, दिमाग ज्यादा चलाना है, तो ये सब चीजें आपको करते जाना है ना? तो आप मल्टीप्लिकेशन आपने अभी तक शायद सीखा होगा कि नहीं सीखा है? आपने सीखा है कि नहीं सीखा है? पहले तो ये बताओ कि मेरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपके पास एप्लीकेशन में है, वो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? अभी तक देखा कि नहीं देखा? देखा हुआ है? ठीक है, उसको पढ़ा तो नहीं? पढ़ना भी है उसको, है ना? सिर्फ देखना नहीं है। तो उसमें आपको एक कैलकुलेशन का फोल्डर मिलेगा। उसमें करीबन 8-10 वीडियोस हैं, जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन करना बहुत फास्ट, अच्छी ट्रिक्स है उसके अंदर कि आप विद इन सेकेंड्स बिना पेन चलाए आप फास्ट आंसर ला सकते हो। फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, क्यूब कैसे निकालें, बोर्ड मास जानते हैं आप? बोर्ड मास वो रूल है, दशमलव के क्वेश्चंस, फ्रैक्शंस यानी भिन्न, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। डिजिटल सम, कितने लोग हैं जिनको डिजिटल सम नहीं आता है सॉल्व करना? हाथ उठाएं। डिजिटल सम नहीं आता? आना ही चाहिए, आप लोग को सीखना चाहिए वो डिजिटल सम। ये सारा खजाना आपके पास एप्लीकेशन में है, उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए, ठीक है? फिर सेकंड नंबर पे आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमने पहला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज लिया है, और उसका नाम क्या है? रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो पहला रेशो और दूसरा परसेंटेज। अगर ये दो चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से सीख लिए तो अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर हो आपसे बनेगा, ठीक है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, आप देखना पूरा रेशो परसेंटेज ही चलेगा उसमें। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, सारे मिक्सचर इलिगेशन, सब या तो रेशो या परसेंटेज। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट उनमें लगता ही नहीं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है, या आपको लगता है कि आगे मैथ्स में दिक्कत बिल्कुल ना आए, तो दो चैप्टर्स को सबसे पहले और सबसे मजबूती के साथ पढ़ना है, रेशो और परसेंटेज। और इसीलिए हमने शुरुआत किससे करी है आज? रेशो से। तो एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से अच्छे से पढ़ेंगे। और हमने पूरी इसमें जो सबसे अच्छी कोशिश करी वो ये कि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे 2025-26 के। अभी जो एग्जाम्स हुए हैं, किसी भी फील्ड के हो वो, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस अभी आए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो आपके नए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? वैसे रेशो कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाएं। वाह, अधिकतर ने पढ़ा है, तो फिर तो आंसर आपके आने ही चाहिए जल्दी जल्दी, है ना? देखते हैं अभी कितना अच्छे से पढ़ा है। कितने लोगों का रेशो अच्छा है? वो हाथ उठाएं जिन्हें लगता है कि सर अच्छा है, मतलब लगभग हमसे रेशो बन जाता है। अब हाथ नीचे हो गए ना, गिने चुने 10-12 हाथ मुझे ऊपर दिखाई दिए हैं। पढ़ा सबने है। देखो आप कितनी गंभीर समस्या है ये। कितने लोगों ने पढ़ा है? तो सबने हाथ उठा दिया, लगभग सबने उठा दिया। कितने लोगों का अच्छा है? तो 8-10 हाथ मुझे ऊपर दिखे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? कि बस पढ़ा है, उसको अच्छा नहीं करा है। तो केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा ना, उसको पढ़ा है तो उससे
प्रश्न बनने चाहिए, अच्छे से उसको पढ़ना है ना। और बीच बीच में हम थोड़े YouTube के बच्चों को भी देखते रहेंगे, उनकी चीजें आपको ट्रांसफर करते रहेंगे, आपकी चीजें उनको ट्रांसफर करते रहेंगे, तो वो भी चलता रहेगा। तो इधर सब ओके है, ऑनलाइन YouTube पर वॉइस, आवाज, वीडियो सब कुछ फाइन। करीबन 2600 बच्चे फिलहाल अभी लाइव हैं, धीरे धीरे 3000 4000 बच्चे भी इसमें आ जाएंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन आपका रेडी है, हेडिंग डाल लिया आपने, वेरी गुड। ये काम तो आप बहुत अच्छा करते ही हो हमेशा शुरू से। तो इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। विनर्स का टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब पर भी क्लास है, नहीं तो आपको एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ मिलती, तो हमारा एक अलग से टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब क्लासेस का, उस पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप लोग सभी सिर्फ इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं उसको सीखने पर फोकस करो, बहुत ज्यादा लिखने पर, नोट्स पर ज्यादा चिंता नहीं करना। आपको सिस्टमेटिक पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो आप सीखने पे फोकस करिएगा, पूरा ध्यान यही रखिएगा। तो पीडीएफ आपको यहां मिलेगी। रेशो एंड प्रोपोर्शन हमारा चैप्टर का नाम है। रेशो को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। और प्रोपोर्शन को समानुपात। कई लोगों ने पूरी स्कूल निकाल दी, लेकिन उन्हें कभी रेशो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस ही समझ नहीं आया कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। और अगर समझ में भी आया तो बस इतना समझ में आया कि रेशो का मतलब 2 बिंदु और प्रोपोर्शन मतलब 4 बिंदु, इतना ही समझते हैं वो कि भाई रेशो प्रोपोर्शन यही होता होगा। तो इसको भी हम आज समझेंगे। अभी हम सबसे पहले सीखेंगे रेशो, है ना, फिर हम प्रोपोर्शन पे आएंगे, समानुपात पे आएंगे। तो पहले रेशो पे चलते हैं। तो अगर एकदम आसान भाषा में कहूं कि भाई रेशो मतलब क्या, अनुपात मतलब क्या, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक प्रकार से हिस्सा या पार्ट्स, या फिर आप कह सकते हो कि किसी चीज को इक्वली डिवाइड करना, है ना। जैसे एक पिता है, वो अपने 3 बच्चों में कुछ प्रॉपर्टी बांटना चाहते हैं, है ना। एक बच्चा बहुत पसंद है उन्हें, तो उसको कहा कि बेटा तू सबसे ज्यादा पसंद है, तो तुझे 3 हिस्से दूंगा अपनी संपत्ति के। इसको कहा कि ठीक है, ओके ओके है, तो इसे 2 दूंगा, और ये बदमाश है, इसको अब क्या करें, बेटा है, खून है, तो 1 हिस्सा दूंगा मैं, है ना। तो उसने एक अनुपात बना दिया कि भाई मेरी जितनी भी संपत्ति है वो 3 बराबर हिस्सों में नहीं बटेगी, वो 3:2:1 में बटेगी, ठीक है। तो अब हम ऐसे समझें कि मान लो उस आदमी के पास टोटल 60 लाख है, या थोड़ा थोड़ा भी छोटा फिगर ले लेते हैं, हम ऐसे समझें कि उस व्यक्ति के पास टोटल अभी 6 लाख है ना। अब ये 6 लाख रुपए हैं, या 6 को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, 18 लाख कर लेते हैं, है ना। उसके पास 18 लाख हैं। अब ये 18 लाख बांटना है, अगर तीनों में बराबर बंटता तो हर एक को कितना मिलता? हर एक को कितना मिलता? 6 लाख। पर उसने कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज जब बांटनी रहेगी तो पहले उसके बराबर हिस्से करेंगे रेशो के हिसाब से। आप ये देखोगे कि पूरी प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में बटेगी, तो इनका टोटल करो, इनका टोटल क्या आएगा? 6। यानी मुझे पूरी संपत्ति को 6 हिस्सों में बांटना है, हाँ या ना। उसमें से 3 हिस्से एक को मिलेंगे, 2 हिस्से एक को मिलेंगे, और 1 हिस्सा एक को मिलेगा। और अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, ये क्या है? ये पिज्जा है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या माना, माना कि मैथ्स में तो चलता ही है, मानना तो पड़ता ही है। तो ये हो गया पिज्जा। अब मैंने यहां पर एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन यहां खींच दी। अब मुझे बताओ कि पिज्जा कितने हिस्सों में बटा? 6 हिस्सों में बटा। तो मैंने पहले क्या करा, एक चीज के, क्योंकि मुझे 3, 2 और 1 के रेशो में बांटना था, तो मैंने देखा कि भाई टोटल कितने हिस्से हैं? 6। तो मैंने पहले बराबर 6 हिस्से करे, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा बेटा है उसको हम 3 हिस्से दे देंगे, तो भाई ये 3 उसके, है ना। फिर जो दूसरे नंबर का है उसको 2 ही हिस्से देना है, तो ये 2 इसके, और जो एक बचा उसको ये। तो आपने सबको बराबर हिस्से बांटे, लेकिन एक को 3 हिस्से मिले, एक को 2 हिस्से मिले, एक को 1 मिला। समझ आया? किसी भी चीज के पहले बराबर हिस्से करो, फिर आप जो हिस्सा देना चाहते हो वो दो।
वापस यहां आते हैं, मुझे 18 लाख रुपए बांटना है और 18 लाख को कितने हिस्सों में बांटना है, कितने टुकड़े करने हैं, 6। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई हर टुकड़ा, हर हिस्सा कितने का, तो हर हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी, 3 लाख, है ना, मुझे पता चल गया। और जैसे परसेंटेज में आप हमेशा 100 की वैल्यू निकालते हो, है ना, कि 100 बराबर कितना, परसेंटेज में 100 चलता है, रेशो में 1 चलता है, कि 1 बराबर कितना, 1 की वैल्यू क्या, बात समझ आ रही है। तो हमने क्या निकाल लिया कि भैया 1 की वैल्यू क्या, क्लियर है इतनी बात। अब 1 बराबर अगर 3 लाख है तो जो चाहो वो कर सकते हो, एक हिस्सा 3 लाख का, तो बताओ 3 हिस्से कितने के, 9 लाख के, एक हिस्सा 3 लाख का तो 2 हिस्से कितने के, 6, और एक हिस्सा 3 लाख का तो एक कितने का, 1। तो ऐसा पैसा बढ़ जाएगा। समझ आया, बहुत आसान भाषा में हमने समझा कि पहले जितने हिस्से करने हैं उनको बराबर बांट लो, और फिर जिसको जितना जितना पास करना है, जितना देना है उसको दे दो। क्लियर, सबको ओके है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ए बी सी डी को 5, 3, 4 और 2 के हिस्से में कुछ पैसा बांटना चाहता हूं, ध्यान से पूरा क्वेश्चन अभी सुनना, है ना। टोटल मान लीजिए कि मेरे पास 56,000 रुपए हैं, है ना, टोटल एबीसीडी में 56,000 यानी 56,000 मुझे बांटना है। तो आपको यह बताना है कि ए और बी के पास टोटल कितना, ए और बी के पास टोटल कितना। हाँ, वॉइस का कुछ इश्यू है क्या। हुआ क्या सॉल्व, देखो आपने कहा कि सर टोटल कितने हिस्से करने हैं, तो 5, 3, 8, 4, 12 और 2, 14। भाई पहले इसको 14 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो 14 इंटू 4 56, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। अब इस 4,000 का गुणा जिसमें करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि उसको कितना पैसा देना है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब ये बताओ कि ए और बी के पास कितना, तो पहला तरीका यह है कि 4,000 का गुणा 5 में कर दो तो 20,000, और 4,000 का गुणा 3 में कर दो 12,000, तो 20,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 32,000। दूसरा तरीका कि जब एक की वैल्यू 4,000 है तो मुझे पूछा है ए और बी के पास कितना, तो ए और बी के पास टोटल कितने हिस्से हैं, 8, तो 8 का गुणा डायरेक्ट कर दो, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 32,000। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत नॉर्मल बात अभी हम सीख रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, जो कुछ भी नहीं जानता वो भी सीख जाएगा कि रेशो सॉल्व होता कैसे है। आ रही है बात समझ में। कितने लोगों का आंसर 32,000 आ गया था, अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ए बी और बी सी को मर्ज करने वाला, कि अगर आपको ए और बी का हिस्सा दिया रहे, बी और सी का हिस्सा दिया रहे, तो दोनों को मर्ज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहा गया कि ए और बी का अनुपात 4:3 है और बी और सी का अनुपात 2:5 है, तो आपको इनको मर्ज करके बताना है कि ए बी सी का रेशो कितना होगा। क्वेश्चन को समझो अभी, है ना, ए और बी अलग है, बी और सी अलग है, और दोनों को मर्ज करके आपको क्या करना है, एबीसी बनाना है। आप मर्ज तभी कर सकते हो जब कोई एक व्यक्ति दोनों में कॉमन होगा। कोई कॉमन है क्या दोनों में, है, बी दोनों में है। अगर ऐसा रेशो होता कि भैया ए और बी है, सी और डी है, और अब एबीसीडी बनाओ, तो वो एबीसीडी अपने आप में है लेकिन उनका कोई आपस में संबंध नहीं बन सकता क्योंकि कॉमन कोई नहीं है ना। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के बाद अगला काम क्या होता है सबसे बड़ा,
जिसको हमारे माता पिता अपना नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं कि बस ये हो जाए काम खत्म हमारा, शादी। वेरी गुड। तो जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद अगला काम आपके घर वालों का सबसे बड़ा वही रहेगा, और जॉब लगे ना लगे शादी तो होगी ही होगी, ये तो एकदम तय बात है ना। तो आपने देखा होगा कि अक्सर एक कोई रिश्तेदार ऐसा जरूर होता है जो दोनों पक्षों में कॉमन होता है कि नहीं। वो शादियों में अधिकतर देखते हैं, कई लोग को बड़ा मजा आता है कि तुम किधर से आए रहे, हम तो दोनों तरफ वाले हैं, है ना। लड़की वालों की तरफ से भी आए हैं और लड़के वालों की तरफ से भी आए हैं। और अधिकतर जब संबंध बनता है दो अलग अलग परिवारों का, तो कभी कोई मौसा जी, कभी कोई मामा जी, कभी कोई चाचा जी, कभी कोई दूर, कोई ना कोई एक रिश्तेदार जरूर होगा जो दोनों पक्षों को मिलवाएगा। और अक्सर उसी इंसान की जिम्मेदारी पूरी जिंदगी भर चलती है। अगर शादी अच्छी, मतलब सब सही चला, तो वो जिंदगी भर बहुत तारीफ सुनेगा, और अगर गड़बड़ हुआ तो सबसे ज्यादा सुनाया भी उसी को जाएगा कि तुम ही लेके आए थे, है ना। तो आप ऐसे समझो कि ये जो बी है ये वही मामा जी है ना। ये दोनों पक्षों में कॉमन है, दोनों मध्यस्थता का काम इन्होंने किया, है ना। तो लिखने का पैटर्न समझना कि हम इन रेशो को मर्ज कैसे करेंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए और बी का क्या है भैया कि 4 और 3 है। बी और सी का रेशो कितना है तो 2 और 5 है ना। अब अगला आपके मन में हमेशा सवाल ये आना चाहिए, केवल इस क्वेश्चन में नहीं, अगर एक व्यक्ति या एक कोई, यहां पे जैसे हम बी एक इंसान की बात कर रहे हैं कि एबीसी 3 लोग हैं, अगर बी दोनों तरफ है तो वो दोनों तरफ अलग अलग नंबर लेकर क्यों बैठा है। भाई बी की वैल्यू यहां कितनी है, बी की वैल्यू यहां कितनी है 2, एक ही इंसान 2 नंबर लेकर क्यों बैठा है। कुछ एक होना चाहिए ना, आपका नाम कुछ एक होगा, आपके 8 10 15 नाम तो हो नहीं सकते। कॉमन आधार कार्ड पे तो एक ही नाम लिखाएगा ना, भले घर का नाम अलग हो, कोई आपको कुछ और नाम से पुकारे, आधार कार्ड पे तो नाम एक ही रहेगा, है ना। अब एक ही व्यक्ति के अगर 2 अलग अलग आधार कार्ड और 2 अलग अलग नाम हो तो क्या वो सही है, नहीं है। तो आप ये समझो कि भाई इसका नाम यहां कुछ अलग है, यहां इसका नाम अलग है, तो हमें उसका आधार कार्ड मैच करना है, हमें उसका नाम सही करना है। तो हम ये कहेंगे कि यार यहां तुम 3 हो, यहां तुम 2 हो, दोनों जगह कुछ एक हो जाओ, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है, पहले ये मैं आपको समझाता हूं। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि जो नंबर बाजू में है वो इधर खिसक जाएगा। जैसे यहां 2 है तो आप यहां पे भी क्या लिख दो 2, यहां 3 है तो आप यहां पर भी क्या लिख दो 3, जस्ट बाजू में कर दो। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा, है ना। तो आप देखो इनका गुणा करो तो 4 का दुगुना कितना हो गया 8, 3 का दुगुना कितना हो गया 6, और 5 का 3 गुना कितना हो गया, हो गई शादी, 2 परिवार एक हो गए अब, ठीक है। तो ए बी बी सी अलग अलग थे, अब वो ए बी और सी बन गए, है ना। और हमारे मामा जी जो हैं अब बीच के हो गए। समझ आया। अब इसमें एक लॉजिक समझो कि ऐसा हम क्यों करते हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई ये यहां 3 है यहां 2 है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लेकर इनको सेम करते हैं कि यार 3 और 2 को क्या बना सकते हैं, 3 और 2 को कहां मिला सकते हैं 6 पर। तो एक काम करते हैं, इनमें दोनों में 2 का गुणा करते हैं, और इसको देखते हुए यहां पे किसका गुणा करते हैं 3 का। अगर मैं यहां 2 का गुणा कर दूं तो ये 6 बन जाएगा, यहां 3 का गुणा कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा 6। तो अगर एक व्यक्ति को सही कर दिया तो बाकी सब अपने आप सेट हो जाएंगे, है ना। तो देखो 4 का दुगना कितना होगा 8, 3 का दुगना कितना होगा 6, चाहे ये वाला 6 ले लो, वो तो अब दोनों जगह 6 बन गया, और 5 का 3 गुना कितना हो गया 15। तो अब आपके सारे नंबर सेट हो गए। आया समझ में कि नहीं आया, पक्का, ठीक है। तो आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से ऐसे ही देके बताओ। ए है, बी है, सी है, यहां लिखा है, मान लेते हैं ये है आपका 3 5 2 और 1। बताइए एबीसी क्या बनेगा। हाँ, तो देखो यहां 5 है तो इधर 5 लिख दो, यहां 2 है तो यहां 2 लिख दो, गुणा कर दो, ये बन गया 6 भाई, ये बन गया आपका 10 और ये बन गया आपका 5। तो 6 10 5 आंसर आ रहा है क्या, है ना। अच्छा, ऑनलाइन में यूट्यूब पर कोई एक प्रश्न पूछ रहा है कि अगर ए को मर्ज करना हो तो, देखो जो दोनों में कॉमन होगा उसको बीच में रखेंगे। अगर ए दोनों में कॉमन होता, फॉर एग्जाम्पल रेशो होता कि भैया ए बी और ए सी,
तो फिर हमारा रेशो कैसे लिखता, बी को इधर रखते, ए को बीच में और सी को इधर, तो ए बीच में रख देते तो आपका रेशो बी ए सी में आ जाता, फिर आप उसको आगे पीछे कर लो कहीं भी, है ना, जो कॉमन है वो बीच में आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब अगर यही चीज हो एबीसीडी में, आपके पास ए बी है, बी सी है, सी डी है ना, और चलो डीई है, तो डीई को अभी हम छोड़ देते हैं, पहले ए बी बी सी और सी डी को समझते हैं, इनको कैसे मर्ज करें। तो सिंपल सेम प्रोसेस रहेगी, सुनिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। तो अगर मैं मान लो ए और बी का रेशो ले लूं कि भाई इनका रेशो 2 और 3 है, बी और सी का रेशो ले लूं कि इनका रेशो 4 और 3 है, सी और डी का रेशो ले लूं कि वो क्या है 1 और 2 है। समझ आया, क्योंकि बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है ना। तो ए बी बी सी सी डी, तरीका सेम रहेगा, जो बाजू वाला नंबर है उसको आगे बढ़ा दो, उसको खिसका दो, ठीक है। तो देखो कैसे, यहां 3 है तो यहां भी क्या लिख दो 3, यहां भी क्या लिख दो 3, यहां इसके बाजू में कौन है 4, इसके बाजू में क्या जाएगा 3, यहां कौन आएगा 1 और 1, उसी लाइन में जो नंबर है पास में वही सब तरफ जाएगा। समझ आया, यहां 1 था तो 1, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 3 है तो 3, ठीक है। तो इसको देखो, 4 का दुगना कितना हो गया 8, 4 का 3 गुना कितना हो गया 12, 3 का 3 गुना कितना हो गया 9, और 3 का 9, 9 का दुगना कितना हो गया 18। तो आपका ए बी सी डी क्या आ गया, ये सम्मेलन हो गया। कभी कभी होता ना लड़के लड़की दोनों की शादी एक साथ कर देते हैं, तो वो ही हो गया कि भाई ये एक पक्ष है वो दूसरा पक्ष है, दोनों भाई बहन की शादी एक साथ। आया समझ में, क्लियर है। तो अब यहां पे एक चीज और सुन लो, कभी कभी जैसे अभी तो फिलहाल यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन अगर ये कैंसिल हो सके तो चारों कैंसिल भी हो सकते हैं, पर चारों का कैंसिल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे हमें लग रहा है कि यार ये 9 को छोड़ दें बाकी सबको तो 2 से काट ही सकते हैं, ऐसे नहीं करना। चारों कैंसिल अगर हो रहे हैं किसी नंबर से, शॉर्ट हो रहे हैं, तो आप कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, पक्का। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से जुड़े हुए। तो पहला मैंने एक बहुत कठिन सवाल लिया है एसएससी सीजीएल मेंस 18 जनवरी 2026 का, और बहुत बहुत खतरनाक सवाल है ये, मेंस लेवल का सवाल है भाई पहला, आप सोचो कितना खतरनाक होगा। हो गया, बता दूं, अब आप आश्चर्य करोगे कि मेंस में ऐसा खतरनाक सवाल आता है क्या, है ना। कई लोगों ने तो जैसे ही, मतलब मैंने पहले ही ऐसा माहौल बना दिया, डरा दिया कि कई लोगों ने कोशिश ही नहीं करी सॉल्व करने की। मेंस लेवल का है भाई, होगा ही नहीं सॉल्व, और सर बोल रहे हैं खतरनाक है। अब आप देखो सीजीएल मेंस में, और एकदम ताजा ताजा 2026 की हम बात कर रहे हैं, है ना, मात्र 2 महीने पुराना क्वेश्चन आपके सामने है। तो इन्होंने कहा कि पी क्यू और आर का रेशो कितना है 5, 3 और 4, है ना। देखो एक और बात बताता हूं, मैथ्स अच्छा करने के लिए भाषा को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो बनेगा बिल्कुल नहीं। प्रश्न को हमेशा अच्छे से पढ़ने की आदत बनाओ, और प्रश्न पढ़ लिया मतलब आप समझो कि आपका मैक्सिमम काम हो गया। क्या बोल रहे हैं, पी को आर से 1500 अधिक मिला, किसको किससे ज्यादा मिला, पी को आर से, तो जो उधर बोला वही काम रेशो में करो, वही काम अनुपात में करो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि P के पास R से कितना ज्यादा है, P के पास R से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, जबकि रियल में कितना ज्यादा है 1500 ज्यादा है। तो क्या 1 की वैल्यू 1500 होगी, 1 बराबर 1500 हो गया, और अनुपात में 1 ही तो चाहिए होता है। मैंने क्या कहा था कि कैसे भी करके 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन्होंने तो आपको पका पकाया दे दिया, 1 बराबर 1500। नहीं आया समझ में, आया। P के पास R से 1500 ज्यादा है, तो रेशो में कितना ज्यादा है 1,
और रियल में कितना ज्यादा है 1500, यानी 1 की वैल्यू 1500। अब अगर 1 बराबर 1500 1 की वैल्यू मिल गई तो फिर तो कुछ भी बता सकते हो। तो क्या पूछा है, बताओ क्यू के पास कितना। अब अगर एक हिस्सा 1500 है तो बताओ 3 हिस्सों की वैल्यू कितनी आएगी। आंसर आ गया। अब बताओ कठिन था कि आसान था। कैसा लगा, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल था ये। ठीक है, अंतर एक का है, 1 बराबर 1500 तो 3 बराबर 4500। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी इसमें, है ना। एक और बात आपको बताता हूं जो केवल इस क्वेश्चन में नहीं, इस चैप्टर में नहीं, पूरे मैथ्स में आपको काम आएगी। कभी भी आपसे कहा जाए अधिक या कम, अधिक या कम, अधिक का मतलब होता है मोर और कम का मतलब होता है लेस। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अधिक या कम शब्द आए उसका हमेशा मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। ये एक बहुत छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूं लेकिन ये बहुत काम आएगी, कभी कंफ्यूज नहीं होना। इन्होंने कहा पी के पास आर से इतना अधिक है इतना कम है, आपने देखा पी और आर की बात चल रही है, अंतर ले लो, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। अच्छा 2 का अंतर होता तो 2 बराबर 1500, 1 बराबर 750, 1 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, समझ गए, है ना। तो फिलहाल 1 का अंतर था तो अपना काम हो गया, नहीं तो फिर 1 की वैल्यू तो निकालनी पड़ती, है ना। क्लियर है। तो अधिक या कम का मतलब हमेशा क्या होता है, अंतर। जैसे आप परसेंटेज में चुनाव वाले प्रश्न पढ़ोगे कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से 18,000 वोट अधिक लाया, तो जीतने वाला हारने वाले से 18,000 अधिक लाया का मतलब ही है कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 18,000 का। तो अधिक या कम का मतलब हमेशा क्या होता है, अंतर, डिफरेंस। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सीजीएल मेंस का एक और खतरनाक सवाल। ए बी सी का रेशो कितना है, 3 4 5, और इनके पास टोटल कितना पैसा है, तो 4800 रुपए है। ठीक है, कोशिश करिए, आप लोग आराम से कर पाओगे भाई। ऑनलाइन में यूट्यूब पे एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर आगे एक लड़की बैठी वो कुछ खा रही है। तो एक उसको दूसरा बोल रहा है कि भाई तू उसे खाने दे, तुझे क्या मतलब है। तो यहाँ रेशो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सबका हिसाब किताब रखना पड़ता है ऑनलाइन वालों को। बताइए क्या आंसर आया। आपसे कहा है बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है, अधिक और कम का मतलब अभी बताया मैंने, अंतर। तो आप ये देखो कि भैया पहले ये पूरा पैसा बांटना पड़ेगा, सब में बांट देते हैं। तो 5 4 9 और 3 12, कितने हिस्सों में बटेगा, 12 में। तो 1 बराबर 400 आ जाएगा क्या, हाँ या ना। अब अगर 1 बराबर 400 है तो बी और ए का क्या पूछा है, अंतर। बी के पास ए से कितना ज्यादा है, 1, और 1 बराबर वैसे भी 400 ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 400। क्लियर। कितने लोगों का आंसर आया, पक्का, सच में समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। चलो बढ़ाते हैं आपकी दिक्कत। दिक्कत कैसे नहीं है आप लोगों को, दिक्कत तो होनी चाहिए। अगला सवाल, ये आयु का क्वेश्चन है, एज का। एज भी रेशो से ही सॉल्व होता है, आपको पता है। तो करते हैं, इसमें मजा आएगा आपको। ऑनलाइन वाले यूट्यूब वाले भी बताएं कैसा लग रहा है, बन रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट में जल्दी से यस नो लिख दीजिए। थोड़ा सा बस एज, आयु का कॉन्सेप्ट हमें यहां पे यूज करना है ना। आपसे कहा है कि भैया 3 लोग हैं, ए बी और सी, जिनका रेशो कितना है, 2 3 और 5। ये क्या है, ये इनकी वर्तमान उम्र है, ये इनका प्रेजेंट एज का रेशो है। ठीक है, 4 साल पहले उनकी उम्र का योग 48 था। 4 साल पहले उनका योग कितना था भाई, 48 था। कितने साल पहले,
अब मुझे एक बात बताओ, रेशो कहां का दिया है? आज का। और उम्र कब की दी है? 4 साल पहले की। कहां लाना पड़ेगा? वर्तमान से 4 साल पहले उन सब का योग कितना था भाई? 48 था। तो अनुपात तो अपनी जगह से नहीं हिलता, उम्र को आप ला सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आज आप मान लीजिए 25 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने के थे? 20 के थे। आज से 5 साल पहले के 6 साल बाद कितने के हो जाओगे? ध्यान से सुनो, ध्यान यही रखो, है ना। घर जाके सब काम कर लेना। अभी कई लोगों के दिमाग में घर के भी काम चलते रहते हैं, अभी तो घर जाना है, आज तो दाल बाटी बनाने का अलग टेंशन है ना। कई लोग कपड़े गला के आए होंगे, उनको कपड़ों की चिंता है कि घर जाके कपड़े भी धोना है। तो घर जाके कर लेना, अभी यहां पर ध्यान दो, है ना। फिर से मेरा सवाल सुनो, अगर आपकी उम्र आज 25 साल है, तो आज से 5 साल पहले के 6 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी? 26 होगी। कितने लोगों को बना 26? हाथ उठाओ। अगर आप आंसर नहीं दे पाए, मतलब आपको सुनने पर फोकस और देना है, आप अभी सुनने की क्षमता आपकी कम है ना। कान में दिक्कत नहीं है, कान सही है, अलर्टनेस है ना जो होता है ना वो कम है। फिर से सुनो, अगर कोई व्यक्ति आज 25 साल का है, तो आज से 5 साल पहले कितने का होगा? के 6 साल बाद कितने का होगा? 26 का। 5 साल पीछे जाके 6 साल आगे आना है, मतलब कुल मिला के 1 साल आगे बढ़ना है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल। कोई व्यक्ति आज 30 साल का है, तो आज से 8 साल पहले के 7 साल बाद के 2 साल पहले वो कितने का था? फिर से सुनो, कोई व्यक्ति आज 30 साल का है, लिखना नहीं है, लिखोगे तो कभी बता ही नहीं पाओगे। सुनो ध्यान से, कोई व्यक्ति आज 30 साल का है, आज से 8 साल पहले के 7 साल बाद के 2 साल पहले वो कितने का था? आज वो 30 का है। 8 साल पहले के 7 साल बाद के 2 साल पहले, करेक्ट आंसर होगा 27, 27। सिर्फ 3 साल पीछे ले जाना है। कैसे भाई? 8 साल पीछे लेके 7 साल आगे लाए, मतलब एक ही साल हुआ पीछे, और 2 साल और पीछे ले जाओ, 3 साल पीछे ले जाना है। समझ में तो नहीं आया? क्या आया? कई लोगों को नहीं आया, करते हैं। कोई व्यक्ति आज 30 साल का है, 8 साल पहले कितने का था? 22 के 7 साल बाद 29 के 2 साल पहले। आप समझ गए? चलो, तो फिलहाल यहां आते हैं। अगर इनका योग आज 48 है, 48 है, तो ये तीनों का योग है आज नहीं, सॉरी 4 साल पहले का। अगर मुझे हर व्यक्ति को वर्तमान पे लाना है, 4 साल पीछे से वर्तमान पे लाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 ही तो जोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति का 4 साल, लेकिन कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 लोगों का कितना जुड़ेगा? 12। केवल 4 नहीं जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का 4 साल, तो एक को 4 साल, दूसरे को 4 साल, तीसरे को 4 साल, तो टोटल कितना जुड़ेगा? 12। यानी आज उन सब का योग कितना है? 60। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया, क्योंकि 3 लोगों की उम्र 48 है, तो एक का 4, दूसरे का 4, तीसरे का 4, तो तीनों को 4 साल आगे लाएंगे तो 12 जुड़ेगा। यानी आज वो तीनों कितने के हैं? 60 साल के हैं। 5 3 8 और 2 10, 1 बराबर 6, तो सी की उम्र कितनी है? 6 इंटू 5 30। सी कितने साल का है? 30 साल। आया समझ में? 60 तीनों में बटेगा, तीनों में बटा मतलब 5 3 8 और 2 10, 1 बराबर कितना आ गया? 6। 1 बराबर 6, तो 5 बराबर कितना? 30। कोई डाउट? फिर से समझाना है? कोई दिक्कत है तो हाथ उठाइए। कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? एक सवाल का आंसर ऐसे ही देना, ध्यान से सुनना, है ना। राम की बहन की उम्र, राम की, थोड़ा सा और सवाल को क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना, है ना। बहुत आसान सवाल है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आज राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। एक बार और कह रहा हूं मैं, आज राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। अगर आज राम 4 साल का है, तो जब राम 60 साल का होगा, तब उसकी बहन कितने साल की होगी? 30 साल की। बहुत बढ़िया।
एक बार और ध्यान से सुनो, एक बार और ध्यान से सुनो, है ना क्या बोल रहा हूं मैं। आज राम की उम्र, आज राम की बहन की उम्र राम की आधी है। अगर आज राम 4 साल का है तो जब राम 60 साल का होगा तब राम की बहन कितने की होगी? तो ज्यादा समझदार लोग इसका आंसर 30 देते हैं, ठीक है, और समझदार लोग इसका आंसर देते हैं 58, 58। कितने लोग का आंसर 58 आया? हाथ उठाइए। अरे वाह। और पहले 30 कितने लोग का आया था? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, देखो आप भी आपकी जगह सही हो, बेसिकली ये एक गेम है, माइंड गेम है, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम सोचते हैं कि यार आज राम 4 साल का है तो उसकी बहन 2 साल की होगी, जब राम 60 का होगा तो उसकी बहन 30 की होगी, जब राम 100 का होगा तो बहन 50 की होगी। ये कौन सा गणित है भाई, है ना। मतलब यहां पर एक बहुत कॉमन सेंस काम करता है। आपको यह समझना है कि दो लोगों की उम्र का अंतर जिंदगी भर सेम रहेगा, है ना। आप अपने पे से लेना, आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन कोई भी है, अगर वो आपसे 5 साल बड़ा है या वो आपसे 5 साल छोटा है, तो क्या वो हमेशा 5 साल छोटा ही रहेगा? या ऐसा हो जाएगा कि आज सर हम दोनों में 5 साल का अंतर है, 20 साल बाद मिले तो 20 साल का अंतर आ गया, आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी है उम्र की और वो बेचारा रुका हुआ है। ऐसा कभी होगा क्या? दो लोगों की उम्र का अंतर तो जिंदगी भर सेम रहेगा, वो तो बदल सकता नहीं। तो आपको यह समझना था कि यार आज अगर राम 4 साल का है तो उसकी बहन 2 साल की है, यानी उसकी बहन उससे कितने साल छोटी है। तो जब राम 30 का होगा तब उसकी बहन कितने की होगी? रहेगी तो 2 साल ही छोटी ना। आया समझ में? चलो ये तो एक अलग बात हो गई। टाइप नंबर 2, रेशो मर्ज करने का एक और सवाल पढ़िए। ऑनलाइन वालों का काम अलग ही चलता है। वैष्णवी साहू कह रही हैं सर मैं ट्रेन से आपकी क्लास देख रही हूँ, कॉलेज का एग्जाम है इसलिए आज हम ऑफलाइन नहीं आ पाए। क्या बात है। चलिए देख लिया क्या भाई? ए और बी के हिस्से, बी और सी के हिस्से, सी और डी के हिस्से दिए हैं, ए का हिस्सा। आपको मर्ज करना आज मैंने सिखाया था, है ना, और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ आधे घंटे पहले ही सिखाया है। तो आपको मैंने कहा था कि ए और बी का रेशो कितना है भैया? 2 और 3 है। बी और सी का रेशो कितना है? तो 4 और 5 है। सी और डी का रेशो कितना है? तो 6 और 7 है। फिर आजू बाजू वाले नंबरों को खिसका दो। ये 3 है तो यहां कितना आएगा? 3। यहां भी कितना आएगा? 3। यहां कितना आएगा? 5। यहां कितना आएगा? 4। और यहां 6 और यहां भी 6। इतना तो कर ही लोगे, कर ही लिया होगा, है ना। वही चीज है, ए बी बी सी सी डी, आजू बाजू वाले नंबरों को खसका दो और अब गुणा कर दो। तो ये हो गया 6 का 4 गुना 24, 24 का दुगुना कितना हो गया? 48। 6 का 4 गुना 24, 24 का 3 गुना कितना हो गया? 72। 6 का 5 गुना 30, 30 का 3 गुना कितना हो गया? 90। 7 का 35, 35 का 3 गुना कितना हो गया? 105। ये सब 3 से कैंसिल हो सकते हैं, हाँ या ना? दिख रहा है आपको, है ना। तो ये सब 3 से कैंसिल हो सकते हैं। तो बताओ 3 से कितनी बार? 16 बार। 3 से कितनी बार? 3 से कितनी बार? और ये 3 से कितनी बार? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? समझ आया? अब आपको इसमें एक और बात बता देता हूं। आप चाहें तो यहां भी कॉमन सब में देख सकते थे। देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है? और यहां 3 भले ना हो लेकिन ये 3 से 2 बार तो कट ही जाएगा। तो अगर सब में कोई नंबर कॉमन निकल जाए तो भी आप उसको एक स्टेज पहले भी कैंसिल कर सकते थे। अब देखो 4 का दुगना 8, 8 का दुगना कितना आ गया? 16। 6 का 4 गुना कितना आ गया? 24। 6 का 5 गुना कितना आ गया? 30। और 7 का 5 गुना कितना आ गया? 35। बात वही है, कैंसिल कर दोगे तब भी ठीक, नहीं करोगे तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल तो वो हो जाएगा। आया समझ में? चलो अब क्या करना है भाई? आपके पास 9,975 रुपए हैं जो इन सब में बटेंगे और उसमें से बताना केवल किसका है?
ए का। तो पहले तो इन सब का टोटल करो, तो इनका टोटल कितना आ रहा है 5, 6 4 10 और 5 15 का 5 कैरी हो गया 1, है ना। 3 3 6 2 8 और 2 10, 105 ही आ रहा है क्या। तो ये पहले 105 हिस्सों में बटेगा। और किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में, तो किसका गुणा कर देंगे 16 का। समझ आया कि नहीं है। पहले 9975 सब में बटेगा, तो इन सब का टोटल कितना है 105, तो 105 का भाग देंगे। 105 का भाग देने से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 की वैल्यू, और 1 बराबर इतना, तो 16 बराबर कितना, तो मैंने डायरेक्ट 16 रख दिया। कोई दिक्कत, करो तो फिर, अब देख क्यों रहे हो, सॉल्व करो। क्या आ रहा है 1520, ठीक है। कोई ऑनलाइन में बोल रहा है 5 कैंसिल हो सकता था, 5 यहां पर है लेकिन यहां कहीं भी 5 नहीं है, इसलिए 5 सब में से कैंसिल नहीं हो सकता। कोई ऐसा नंबर जो सभी में कैंसिल हो, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, काटा पिटी पहाड़े याद कर लो, कब तक 12 के पहाड़े तक भरोसा रखोगे, आगे भी बढ़ो कभी। देखो 105 किसके पहाड़े में आता है, 15 के। जी हाँ हाँ, चले जाइए। देखो आप इधर, ये 15 के पहाड़े में आता है, तो अगर मैं इसको 15 से कैंसिल करूं तो 15 इंटू 6 हो गया 90, फिर 15 इंटू 6 हो गया 90, और 15 इंटू 5 हो गया 75। 15 से कट जाएगा, ये 15 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, और ये 15 से कट गया 665 बार। क्या 7 का भाग और जा सकता है ना, 7 का भाग जा सकता है क्या, तो नहीं जाएगा, जाएगा क्या, 7 इंटू जा तो रहा है, 7 से कैंसिल होगा, 7 इंटू 9 63, और 7 इंटू 5 35, तो 7 से ये कट गया 95, कुल मिला के ये कटेगा कितनी बार 95 बार, और 95 में किसका गुणा करना है 16 का। तो 16 पंजे हो गया 80 का 0, कैरी हो गया आपका 8, 16 इंटू 9 कितना होता है 144, 144 में 8 जोड़ दिया 152, तो आंसर आ जाएगा 1520, हो गया। कितने लोग का आंसर 1520 आया, 1520, ठीक है। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने पहले ए बी बी सी सी डी सबको मर्ज किया, मर्ज करने के बाद ये रेशो बना, टोटल इतना पैसा है, तो ये सब में बटेगा, सब में बटेगा, तो सभी का टोटल आया 105, तो 105 का भाग देंगे, और ए का पूछा है, जिसका पूछेंगे उसका गुणा करेंगे। आपसे बोला ए का बताओ, तो 16 का गुणा कर दिया, तो बस काटा पीटी में ही आपको टाइम लग गया होगा, है ना। पहाड़े याद करने पड़ेंगे आपको। पहाड़े कहां तक याद करने चाहिए, देखो सिलेक्शन लेने की जो किताब है, सिलेक्शन लेने के 101 तरीके, है ना, उसमें से एक नियम है कि एक आदर्श पढ़ने लिखने वाले जल्दी सिलेक्शन लेने वाले बच्चे को कहां तक पहाड़े याद होने चाहिए 30 तक। अब आप देख लेना कहां तक याद है आपको, करना तो पड़ेगा आपको याद, ये बात ध्यान रखना। या तो याद मत करो, तो अपने 1 साल 2 साल आप खराब करते जाओगे, टेस्ट लगाओगे नंबर नहीं आएंगे, क्लास में क्वेश्चन करेंगे बनेगा नहीं, कोई भी क्लास पढ़ोगे आप हमेशा सबसे पीछे रहोगे, एग्जाम देने जाओगे तब भी रिजल्ट, आप एग्जाम में आपके पास टाइम ही कम पड़ जाएगा। तो पहला तरीका है कि बहुत सारी ठोकरें खाओ, है ना, 1 2 साल खराब करो। दूसरा तरीका है कि जो बता रहा हूं वो कर लो, आपका बहुत समय बच जाएगा और जल्दी सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दिन रात एक बात करते रहते हैं, यार मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा करना है, पर करते कुछ नहीं उसके लिए। अगर कुछ सुधारना है तो उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो आपको 30 तक के पहाड़े, 30 तक के टेबल्स, 50 तक के स्क्वायर्स वर्ग, और 30 तक के क्यूब्स, 30 तक के घन याद करने ही पड़ेंगे। आज कर लोगे 1 साल बाद सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल बाद याद करोगे तो 2 साल बाद सिलेक्शन हो जाएगा, 2 साल बाद करोगे तो 3 साल बाद हो जाएगा, ठीक है।
जिस दिन से काम करना शुरू करोगे ना भाई, मैथ्स को आज आप अच्छा करोगे, रीजनिंग को अच्छा करोगे, जीएस को सिस्टमेटिक पढ़ोगे, इंग्लिश को पढ़ोगे, साइंस को पढ़ोगे, जब काम सही ढंग से शुरू होगा उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। और अगर हमने काम ही ढंग से शुरू नहीं किया तो आप सोचो रिजल्ट कहां से मिलेगा। जैसे कोई जब बिल्डिंग बनती है तो कभी ठेकेदार आ रहा है, कभी मजदूर आ रहे हैं, कभी काम हो रहा है, पता चल रहा है एक एक महीने की छुट्टी है, क्या वो बिल्डिंग बनने का कोई भविष्य दिख रहा है? जब रेगुलर काम होगा, रोज वहां पे काम होगा, हर दिन प्रोग्रेस होगी तो बिल्डिंग जल्दी बनने के चांस दिखेंगे, नहीं तो काम तो चलता रहेगा। आ रही बात समझ में? तो पढ़ते जा रहे हैं, कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी महीनों तक उस चीज को नहीं देखा, तो चल रहा है बस काम, बाकी रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट हमेशा कब मिलता है? जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हो, कि रेगुलरिटी के साथ उस पर काम करते हो, तब आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये काम कर लो, क्योंकि आप देखो ये करना तो सबको आ जाता है, स्पीड यहां मैटर करती है। यहां पे कोई इसको 5 या 10 सेकंड में कर देगा, कोई 2-2 मिनट तक बैठा ही हुआ है कि अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है ना, काटा पीटी करते ही नहीं आ रही, क्योंकि हमें 2 और 3 के पहाड़े से आगे कुछ बनता ही नहीं। हम सबसे पहले यही देखते हैं 2 से कटेगा क्या, 3 से कट रहा है क्या, फिर सोचते हैं अब क्या करें। तो अब जैसे मैंने डायरेक्ट कहां से सोचा वो भी आपको बताता हूं। जैसे मैंने देखा कि यार सारे ऑप्शन राउंड फिगर में है, राउंड फिगर मतलब पूरा पूरा कट रहा होगा, तो ये संख्याएं आपस में तो कटेंगी, ये तो तय है। फिर मैंने देखा कि यार 105 किस किस के पहाड़े में आता है, तो ये 5 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी आता है, 21 के पहाड़े में भी आता है ना। तो हमने सोचा कि चलो 15 से काट पीट के देखते हैं। तो जितनी बड़ी संख्या से कैंसिल करोगे उतना कैलकुलेशन कम होगा। आप 3 से काटापीटी करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन काटते पीटते ही रहोगे, तो समय भी तो बचाना है। वो 15 का पहाड़ा तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए सभी को। चलो आगे बढ़े। समझ में आ गया था पिछला सवाल सभी को? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? YouTube वाले जो YouTube पर आनंद ले रहे हैं घर बैठे बैठे एकदम मस्त कूलर में, खाना भी खा लेते हैं, कूलर के में भी बैठे हैं, कोई खेत में बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई छत पे बैठ के पढ़ रहा है। चलिए भाई अगला सवाल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपको ए बी बी सी सी डी फिर से मर्ज करना है। करो यार, पेन चलाओ, देख क्या रहे हो? हाँ जी, किया मर्ज ए बी बी सी सी डी। देखो ए और बी का अनुपात कितना है? ए बी सी और डी। ए और बी का रेशो कितना है? तो आप कहोगे 5 और 6। बी और सी का कितना है? तो वो हो गया 3 और 4। सी और डी का कितना है? तो वो आ गया 2 और 5। सबको मर्ज कर लेते हैं। तो अगर यहां 6 है तो यहां भी 6 आएगा, यहां भी 6, यहां 4, यहां 3, यहां 2 और यहां भी 2। अब आप देखो कि सब में कुछ कॉमन है, कुछ कैंसिल हो सकता है, तो कर दो। तो मुझे दिख रहा है कि 6 सब में है ना। देखो 3 का दुगना 6, 6, 6 और 6 सब में से गया, तो आपका गुणा करने का काम बहुत खत्म हो गया, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाता। देखो यहां तो 6 दिख ही रहा है और 3 दूनी 6 भी तो होता ही है, तो ये गया। तो यहां केवल क्या बचा? 5। यहां क्या बचा? 6। यहां क्या बचा? 8। और यहां क्या बचा? 20। तो ये आप अगर आप नहीं 6 को हटाओगे, पूरा गुणा भाग करोगे, काटापीटी करोगे, आखिर में रेशो यही आएगा। आया किसी का? ये रेशो आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब क्या बोल रहे हैं इसको देखो। इन्होंने कहा कि ए और सी की आय का योग डी और बी के योग का अंतर
अंतर का अंतर है ना, कि आय के अंतर का अंतर 680 है। देखो ये कह रहे हैं कि ए और सी का योग करो, तो ए और सी का योग करो मतलब 8 और 5 13, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि डी और बी की आय का अंतर, डी और बी का अंतर लो, इन दोनों का अंतर लो, बोलो कितना, इन दोनों का अंतर कितना, हाँ क्या, अच्छा वहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया क्या, इसीलिए आंसर अलग आ रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चेंज कर लेते हैं। ए और बी का रेशो 5 और 6 है। अच्छा सी और बी दिया था ना, ठीक है, तो सी और बी अगर 3 4 है तो बी सी 4 3 होगा, ऐसा ही, ठीक है। सी और डी का रेशो कितना है, तो 2 और 5 है। चलो ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी ठीक है। इसीलिए आप लोग के हाव भाव बड़े अलग जा रहे थे ना, ये 6 है तो यहां 6 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा, और यहां भी 2 और यहां भी 2। अभी सही है सब कुछ। चलो अब सब में से कुछ कॉमन 6 तो नहीं निकल पाएगा, कि निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अब 2 हो पाएगा, तो देखो 2 सब में से उड़ा देते हैं, यहां से 2 गया, यहां से 2 गया, यहां से 2 गया, और यहां से ये 3 बार हो गया, 2 से कट जाएगा। 3 सब में कॉमन है क्या, नहीं है। और कुछ कॉमन है, नहीं हो सकता। चलो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करो 20, 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24, 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18, और 3 3 9 और 5 45। अब सही है, ठीक है। जिसको अगर समझ नहीं आया तो मैं बता दूं कि यहां पे BC की जगह CB लिखा था, तो CB का रेशो अगर 3 4 था, तो हम क्योंकि B पहले लिखते हैं तो हमने पहले 4 लिखा फिर 3 लिखा, उसको पलट दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए यहां तक। चलो अब आगे चलते हैं। ए और सी का योग, ए और सी को जोड़ दो, ए और सी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 38। और डी और बी का अंतर, पहले अंतर लो बस, डी और बी का अंतर, डी और बी का अंतर, तो बताओ दोनों में अंतर कितने का है, 21 का। डी और बी के अंतर का अंतर मतलब ए और सी का योग ले लो, डी और बी का अंतर ले लो, और अब दोनों का अंतर लो। देखो यहां क्या लिखा, अंतर का अंतर, यानी एक वो ले लो दूसरा वो ले लो, दोनों के अंतर का अंतर ले लो, तो दोनों के डिफरेंस का डिफरेंस कितना है, 680 है। समझ आया, ठीक है। तो कितना आएगा इससे, 8 में से 1 गया तो भैया 7 आ गया, और 3 में से 2 गया तो 1। 17 की वैल्यू कितनी आ रही है, 680। 17 इंटू 4, 17 चौक 68, तो 17 की वैल्यू अगर 680 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और अगर 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी तो क्या पूछा है, ए बी सी डी का योग, यानी सबका योग बताओ, सबको जोड़ो, इनका योग जो भी आएगा उसमें किसका गुणा करना है, 40 का, तो 40 का गुणा करेंगे, सबको जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है, 8 4 12 और 5 17 है ना, कैरी हो गया आपका 1, फिर 4 4 8 और 1 9 और 1 10, यानी 107। 107 में आप किसका गुणा कर दोगे, 40 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4280। एक बार फिर से पूरा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हमने लिखा कि भाई ए बी इतना है, इन्होंने रेशो सी बी दिया था तो मैंने उसको पलट के BC किया 4 3, और ये आपका CD सही था, मर्ज किया, 2 सब में कॉमन निकल रहा था तो हमने 2 पहले ही उड़ा दिया, तो उनका रेशो बन के आया कि ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और ये आपका D है। अब इसके आगे प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इन्होंने कहा कि पहले A और C का योग ले लो, तो A और C का योग मतलब A प्लस C 38। फिर इन्होंने कहा कि D और B का योग मत लो, D और B का क्या लो, अंतर, तो D और B कौन है, ये D है, ये D है और ये B है, इन दोनों का अंतर लेना है, ये दोनों जुड़े थे, ये दोनों घटेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 21 का अंतर, मतलब जो रिजल्ट आया उन दोनों का फिर से अंतर लो, वो कितना है, 680 है। आया समझ में, तो इनका अंतर है 17, 17 बराबर 680, 1 बराबर 40, तो सबका योग कितना, इन सबको जोड़ दिया तो 107 आया, 1 बराबर 40, तो 107 बराबर कितना, 4280।
आया समझ में? पक्का? कोई डाउट? हेलो, चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पूरा खेल यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने का है, बस ढंग से पढ़ लोगे बन जाएगा। हाँ, 33 का भाग दिया और आपसे बी का पूछा है, यानी 11 का गुणा कर दिया है ना, तो आंसर भी 3300 ही आया होगा। बिल्कुल ठीक है। चलो देखो, आपके पास टोटल 9,900 रुपए हैं। ए और सी का हिस्सा इन्होंने देखो ऐसे कर दिया, बी को अलग कर दिया, ए और सी को साथ में ले लिया, है ना। अब ध्यान से सुनना, बी अलग है, ए और सी एक साथ हैं। ए और सी के हिस्से 4 और 18 के अनुपात में है, यानी दोनों का टोटल कितना हो गया? 22। ए अपने आप में 4 है, बी अपने आप में 18 है, लेकिन दोनों का टोटल कितना है? 22। इतना समझ में आया? अब इन्होंने कहा कि बी जो है वो ए और सी का आधा है, 50% मतलब आधा। बी ए और सी का आधा, तो अगर ये दोनों 22 हैं तो ये क्या होगा? 11। समझ गए? अब आपके पास टोटल कितना पैसा है? 9,900। इसको तीनों में बांटना है तो इनका ही टोटल करेंगे, क्योंकि ए बी सी इनके अंदर आ तो तीनों गए, तो तीनों का योग कितना है? 33। एक बराबर कितना? 300। अब आपसे किसके बारे में पूछा है? बी के बारे में, तो एक बराबर 300, तो 11 बराबर कितना? 33। लैंग्वेज का खेल था बस। आया क्या समझ में? बताइए। ओके, पक्का? नींद आ रही है? नहीं आ रही? नाश्ता करके आए हो? गलत सवाल पूछ लिया मैंने। मतलब 12 बजे तक तो बैटरी चल जाएगी ना? ठीक है। कुछ लोग की बैटरी अभी से डल दिख रही है। देखो, ऐसे हाथ बांध के बैठोगे और मूवी जैसा देखोगे तो जल्दी नींद आ जाएगी। थोड़े हाथ पैर चलाते रहो। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ चलो इसको सॉल्व करो, कुछ लोग ऐसे देखते रहते हैं। करना है भाई, पेन चलाना है ना। एकदम ऐसे दर्शक की तरफ बैठे रहोगे तो इससे तो फिर यूट्यूब पे ही बैठ के देख लेते। जब यहाँ हो तो थोड़े हाथ पैर तो चलाओ, है ना, तो थोड़ा एक्टिव रहो, देखते रहा करो। और ध्यान क्लास में, मन भटकता है उसको तुरंत समझाओगे, नहीं नहीं वापस। 2 ही घंटे फोकस रखना है बस, इसके बाद फिर पूरा संडे अपना ही है आज, है ना। 2 घंटे फोकस रखो, 2 घंटे क्लास में रहो, ठीक है। पीछे वाले यही है ना, यहीं पे हो? ठीक है, चलो भाई आगे। टाइप चेंज, 1 2 2 3 3 4 के अनुपात में विभाजित किया, पहले दूसरे तीसरे भाग का अंतर। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। हाँ, थोड़े YouTube वालों पर भी ध्यान दे दो। YouTube वालों पर ध्यान दे देता हूं मैं, कैमरे को देख लेता हूं, है ना। आंसर भी आ गया? चलो भाई, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसे सवालों को हम करते कैसे हैं। तो जैसे ये है आपका 1/2, फिर एक आपके पास है 2/3 और एक आपके पास है 3/4। आप याद रखना, रेशो कभी भी दशमलव में, डेसिमल में और फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? रेशो कभी भी, भूल गए, रेशो कभी भी
डेसिमल में यानी दशमलव में और भिन्न में फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मतलब आपको देंगे लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे आपने कभी ऐसा रेशो देखा है कि 2.3:4.5, अगर ऐसा देंगे तब भी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रेशो कायदे से क्या बनेगा 23:45। पर और भी कंडीशंस इसमें हो सकती है। ऐसे ही अगर रेशो कभी आपको भिन्न में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, तो उसको आपको एलसीएम लेकर सही बनाना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे वाले नंबर्स को देखकर एक ऐसा नंबर सोचिए जिससे सारी संख्याएं कट जाएं। ठीक है, तो बताओ कौन सा हो सकता है? बेसिकली आपको 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना है, जो कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। क्लियर है? तो आप 12 का मल्टीप्लाई सभी में कर दोगे, इससे आपका भिन्न का काम खत्म हो जाएगा। तो देखो 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 6 बार। 3 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 4 बार। 4 का दुगना 8। 4 से कितनी बार? 3 बार। 3 का 3 गुना 9। अब ये रेशो आपका सही बन गया। समझ गए? तो एलसीएम लेकर आप उसको एक परफेक्ट रेशो बना लोगे। अब क्वेश्चन में जो है वो सॉल्व कर लो। तो टोटल कितना पैसा बांटना है भाई? 782 बांटना है। किस रेशो में बांटना है इसमें? तो 6 और 8 14, 14 में 9 जोड़ दिया 23। और किसका पूछा है? पहले और दूसरे भाग का अंतर। पहले और दूसरे भाग का अंतर, तो दोनों में कितने का अंतर है? तो 2 की वैल्यू पूछी है, हाँ या ना? चलो 23 का पहाड़ा लो। 23 तिया 69, 23 इंटू 4 92, 34 दुनी। ठीक है, एक बार और समझते हैं। जब भी भिन्न की स्थिति बनेगी आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जिससे सबको काट सको। तो यहां पे आपके पास 4 है, 3 है, 2 है। 4, 3, 2 को देखते हुए हमने एलसीएम लिया 12। 12 में सबका भाग चला जाएगा। अगर 12 की जगह 24 ले लोगे तो आंसर आएगा क्या? आ जाएगा। 12 की जगह 36 ले लोगे, 1200 ले लोगे, 12 या 12 के पहाड़े की कोई भी संख्या लोगे, आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि 12 ही लेना पड़ेगा, आपको ऐसी संख्या लेना है जिसमें 2, 3 और 4 का भाग जाए, आंसर हर स्थिति में आएगा। ठीक है, तो छोटा नंबर लोगे कैलकुलेशन कम रहेगा, बड़ा नंबर लोगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लेकिन आंसर कभी अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रेशो बनाया, 782 को बांटा, 6 + 8 + 9 23, 23 का भाग दिया, पहले और दूसरे भाग का अंतर, दोनों में अंतर 2 का था, 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट अगला देखिए, सेम क्वेश्चन। चलिए, नहीं बन रहा? पहाड़े कब याद करोगे तुम लोग? हर दूसरे सवाल पे एहसास दिलाएगा पहाड़ा तुमको कि समय रहते मुझे याद कर लो। सोचो, इतने साल स्कूल गए लेकिन आज एलसीएम निकालते नहीं बन रहा है। एलसीएम निकालते नहीं बन रहा है, अभी समझ ही नहीं आ रहा है एलसीएम क्या लें। 14 और 15 का एलसीएम पता है क्या आएगा? दोनों का गुणा कर दो 210। ठीक है, कुछ समझना है तो गुणा कर दिया करो, वो भी एलसीएम ही होता है।
ठीक है, एलसीएम तो नहीं होगा लेकिन हाँ आपका काम हो जाएगा। एलसीएम मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एलसीएम का मतलब समझाता हूं। जैसे आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, तो एलसीएम मतलब एक ऐसी संख्या सोचना है जिसमें इन सबका भाग चला जाए। तो आपके मन में आएगा 6 ले लें क्या? तो 6 में 2 और 3 का भाग जाता है क्या? जाता है ना, पर 4 का जाएगा क्या? नहीं, तो 6 आंसर नहीं होगा। फिर आपने सोचा यार चलो 12 ले लेते हैं, 12 में सबका भाग चला जाएगा क्या? तो वो भी एलसीएम है ना। आप अगर 24 ले लो तो 24 से काम हो जाएगा, पर वो एलसीएम नहीं है, एलसीएम तो 12 ही है। 12 वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें तीनों का भाग जाएगा, उसको एलसीएम कहते हैं। लेकिन अगर 24 भी ले लोगे तो काम हो जाएगा। तो अगर कभी फंस जाओ कि समझ ही नहीं आ रहा है तो तीनों का गुणा कर लो, 4 तिया 12 दूनी 24, काम हो जाएगा आपका। आया समझ में? तो जैसे अब 14 15 का एलसीएम, हालांकि इनका एलसीएम भी 210 ही आएगा क्योंकि 14 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो एलसीएम कितना आएगा? 210। और आगे बताऊं आपको, इससे भी आगे बताऊं, थोड़ा लेकर चलूं। देखो आप क्या किया करो, ध्यान से सीखना। वैसे तो टीचर को कभी सिखाना नहीं चाहिए कि कम दिमाग लगाना पड़े, लेकिन अब बता देता हूं मैं आपको कि आपको अगर कम दिमाग लगाना हो तो क्या करें। हालांकि ये कट सकता है पर अब रहने दो, नहीं काटते उसको, है ना। 16/15 है। आप ये बताओ कि आपको किन किन संख्याओं का एलसीएम लेना है? 14 और 15, नीचे तो वही संख्या है। तो भाई 14 और 15 दोनों का एलसीएम लेना है, तो मैं बोलता हूं गुणा भी मत करो, आप तो कहो कि भाई 14 और 15 का एलसीएम आएगा 14 इंटू 15। ठीक है, 14 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 14 इंटू 15। और यहां भी कितना आएगा? 14 इंटू 15। काटापीटी करनी है तो हम और क्यों काटापीटी बचाए ना थोड़ी, समझे? तो ऐसी संख्या लेना है जो 14 और 15 दोनों से कट जाए। लॉजिक तो यही है ना, ऐसी संख्या लेना है जो 14 15 से कट जाए, तो 14 15 ही ले लो, इनके बाहर क्या जाएगा? ठीक है, अब देखो यहां 14 से 14 गया तो 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60। यहां पे 14 से 14 गया तो 15 इंटू 7 105। और यहां पे 15 से 15 गया तो 14 और 16 कितना हो जाएगा? 224। ये आ गया। अब अगर ये और कैंसिल हो सकता है तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 2 6 2 8 नहीं होगा कैंसिल, नहीं हो रहा, छोड़ दो। अब आगे बढ़ जाओ। समझ आया आपको एलसीएम हमने कैसे लिया? 14 और 15 से कटना चाहिए तो हमने 14 15 दोनों रख दिया, कुछ तो कटेगा, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, है ना। तो ये आ गया। अब क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 41 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताओ, दोनों में कितने का अंतर है? 160। दोनों में 164 का अंतर है, जबकि रियल में अंतर कितने का है? 41 का। ये ऊपर रहेगा भाई, ध्यान रखना 41, क्योंकि ये रेशो है, दोनों में अंतर 164 का। 164 की वैल्यू इतनी, तो एक बराबर कितना, है ना। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या मतलब 224 की वैल्यू कितनी, हाँ या ना? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये 41 से कितनी बार कैंसिल होगा? 4 बार। और 4 से कैंसिल करोगे, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24। तो आपका आंसर कितना आ गया भैया? 56। बताइए, कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? पक्का? अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इससे तो घर पे आराम करते तो ज्यादा अच्छा होता? यहाँ आ गए, दिमाग चलाना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, इससे तो घर पे ही रहते हैं, एक ही दिन तो मिलता है ना। एक ये भी होता है ना, संडे। संडे कई लोगों का पढ़ाई करने का मन नहीं करता, वो सोचते हैं एक दिन तो मिलता है, भले वो सोमवार से शनिवार पढ़ाई ना करे, लेकिन संडे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि सोचते हैं एक ही दिन तो मिलता है ना। ये नहीं देखते कि बाकी 6 दिन भी एक जैसी निकालते हैं, हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो ठीक महसूस कर रहे हैं आप? पक्का? कुछ लोग को तो हाँ भी नहीं बोलते बन रहा, गर्दन तक नहीं हिलाई जा रही उनसे। कहां ले जाओगे इतनी ऊर्जा बचा के? हाथ नीचे करो पहले तो, ये ऐसे करके ऐसे मत बैठा करो, ऐसे में तुम खुद भी आलसी होते हो, आसपास वाले को भी नींद आने लगती है। जब भी आपको नींद आए, बाजू वाले को थोड़ा हिलाते रहो, फैला वही रहा है आलसी, है ना, तो उसको जरा हिलाते डुलाते रहा करो। मैंने देखा है जो जितना
डीएक्टिवेट ऐसा बैठा रहेगा, वो थोड़ी देर में टपक ही जाएगा और बाजू वाले को अलग ले डूबता है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, है ना। तो जरा सीधे बैठो, एक छोटी सी एक्सरसाइज में करवा लेता हूं आपसे। थोड़ा सीधे बैठो, 90 डिग्री पे अपनी रीढ़ की हड्डी को करो, 180 से 90 करो उसको। कर लिया? 90 डिग्री, 90 एकदम सीधा, हाथ दोनों सामने, 90 कर लो भाई। ऐसे कब तक बैठो? सीधे बैठो जरा। सीधे भी नहीं बैठा जा रहा है तुमसे। 90 डिग्री का मतलब, अब 90 भी समझाऊं? आपकी अवस्था ऐसी रहती है, ये कोई एंगल ही नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी अवस्था को ऐसा करें। कुछ लोग ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी और ऐसी स्थिति से अपनी रीढ़ की हड्डी को 90 डिग्री करें, जरा सीधा बैठें, दोनों हाथ सामने रखें, गहरी सांस लें। हाँ, छोड़ने का बोला ही नहीं था मैंने। फिर से गहरी सांस लें, छोड़ दें, एक बार फिर से। अरे ये तो कर लो भाई, कुछ लोगों को ये करने में भी आलस आ रहा है। सांस तो लेना ही पड़ेगी ना, जिंदा रहना है तो। हाँ, फिर से सांस लो, और अब जब बोलूंगा तभी छोड़ना। चलो अगला सवाल, छोड़ना नहीं। छोड़ देना भाई, है ना, छोड़ के मत चले जाना हमें। अगला सवाल, ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं ना मेरे साथ, यूट्यूब वाले, फिर बोलेंगे हमारा ध्यान नहीं रखते। यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हैं ना, वो 180 डिग्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनका मोबाइल यहां है, चेहरा उनका यहां है, और ये बढ़िया उनका बिस्तर 180 डिग्री की अवस्था में वो पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अगला सवाल, टाइप चेंज, टाइप नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सही बोला था ना, आ गए वो। हाँ सर, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, मस्त। अब थोड़ा सा लेबल चेंज हुआ है, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, आपसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, सोनिया ने अपने 3 बेटों में 8, 5 और 7 के अनुपात में संपत्ति वितरित की, लेकिन किसी उलझन के कारण 3, 1 और 5 के अनुपात में वितरित किया। इस गलती के कारण उसके बेटे ने कुल 37,000 अधिक प्राप्त किए। अब आप सुनिए, सोनिया की कुल संपत्ति कितनी थी। देखो उसके 3 बेटे थे, मैं नाम अपनी तरफ से दे देता हूं, ए, बी और सी। 8, 5 और 7, ये उनका पुराना रेशो है, लेकिन कुछ उलझन हुई और उस कारण उन्होंने पैसा किस अनुपात में बांट दिया? 3, 1 और 5 में। क्लियर है? अब मैं आपसे जो पूछूं वो जल्दी जल्दी बताना, ये कौन सा रेशो है? पुराना। इस रेशो में वो बांटना चाहती थी, पर हुआ क्या? इस रेशो में बांटना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? इस गलती के कारण एक बेटे को 37,000 रुपए ज्यादा मिल गए। भाई पैसा तो कम ज्यादा हुआ ही होगा, पहले कुछ अलग मिलता, बाद में कुछ अलग मिला, तो इस एक गलती से एक बच्चे को 37,000 ज्यादा मिल गए। देखो पैसा उतना का उतना ही है ना। मान लो कि पहले भी वो 1,80,000 ही बांटना चाहती थी, बाद में भी 1,80 ही बांटा, पैसा तो सेम है, पर बटा अलग अलग, किसी को कम गया किसी को ज्यादा गया, पर पैसा वही का वही है। हाँ या ना? समझ गए इतनी बात? चलो, अब आपको ऐसे सवालों में हमेशा एक ट्रिक का यूज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं योग बराबर करना। इंग्लिश में इसको कहते हैं सम इक्वल करना, ठीक है। आपको इनका योग बराबर करना है, तो पहले इनका योग करो। 8 और 5 13, 13 और 7 कितना होता है भाई? 20। 3 और 1 4 और 5 कितना होता है? 9। इनका योग 20 है, इनका योग 9 है, तो इसमें ऐसा करते हैं 9 का गुणा कर देते हैं, और इसमें ऐसा करते हैं 20 का गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 20 में 9 का गुणा करो, बोलो कितना आएगा? 180, और 9 में 20 का गुणा करो कितना आएगा? 180। दोनों का योग बराबर हो जाएगा। इनका टोटल 20 था, इनका टोटल 9 था, 9 का गुणा ऊपर, 20 का गुणा नीचे, तो अब दोनों का योग बराबर हो जाएगा। देखो, तो मैं ये हटा देता हूं, है ना। अब देखो क्या क्या होगा,
तो भाई 9 इंटू 8 बोलो 72, 9 इंटू 5 9 इंटू 7 20 इंटू 3 20 इंटू 1 20 इंटू 5 100। अब अगर आप इन तीनों को देखोगे तो इनका टोटल भी 180 आएगा, इनका टोटल भी 180 ही आएगा, क्योंकि पैसा तो वही है ना, बस किसी को कम किसी को ज्यादा। अब मुझे बताओ इसमें उस व्यक्ति को ढूंढो जिसको ज्यादा मिला। इसको पहले कितना मिल रहा था, अब ये रेशो आपके काम का नहीं है, अब इसको देखो, इसको पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, तो ज्यादा मिला कि कम, इसको बाहर करो, इसको पहले कितना मिल रहा था, अब ज्यादा कि कम, इसको पहले, अब इसको ज्यादा मिला है, इसको कितना ज्यादा मिला, इसको 37 ज्यादा मिला, जबकि रियल में कितना ज्यादा मिला, 37,000, है ना भाई। इसको 37, एक ही बच्चा है जिसको ज्यादा मिला, इन दोनों को तो कम हो गया, इसको ज्यादा मिला, कितना ज्यादा मिला 37, जबकि रियल में कितना ज्यादा मिला 37,000। तो 37 की वैल्यू 37,000, तो भाई 180 की वैल्यू कितनी, टोटल कितना, यही तो पूछा है। सोनिया के पास पैसा कितना था, तो 180 की वैल्यू कितनी, बताओ आंसर दिख ही रहा है। 37 की वैल्यू 37,000, यानी एक की वैल्यू आ जाएगी 1000, और एक बराबर 1000, तो 180 में गुणा कर दो, 1,80,000। आया समझ में। तो ये जो हमने काम किया इसको क्या कहते हैं, योग बराबर करना, सम इक्वल करना। योग बराबर कर लो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। आया, आगे बढ़े, बढ़े या एक बार और समझाऊं, आगे बढ़े समझाऊं, आगे बढ़े। टाइप 5, अब ये फिर अलग सवाल है भाई, है ना। अच्छा, आप लोग को बिना जानकारी के बीच बीच में हम YouTube पर भी दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा वैसा आप ध्यान रखना, खासकर आगे वाले ज्यादा, जैसे ये कैमरा आप लोगों पे लगा है तो आप लोग बार बार YouTube पे दिख रहे हो, ये लोग भी दिख रहे हैं क्या, सचिन सर ये लोग भी दिखते हैं क्या, अच्छा एक उधर लगा है, हाँ तुम लोग भी दिख रहे हो, सोना नहीं है। आगे वाले तो ऐसे दिखाओ कि सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। एक कैमरा इधर लड़कियों पे लगा, एक लड़कों पे लगा, और एक हमारे ये सचिन सर लेकर अलग घूम रहे हैं, वो कहीं से भी किसी को भी दिखा देते हैं। होता है ना शादी में जो गुलाब जामुन खाता है उसी के पास कैमरामैन पहुंचता है। चलो सवाल पढ़ लिया, क्या हुआ भाई पिछले सवाल में, कुछ कमेंट में क्या बोल रहे हैं, चलिए। एक आदमी अपने वेतन का 1/4 हिस्सा किराए पर, 1/5 हिस्सा किराने पर, 1/6 हिस्सा यात्रा पर और बचा हुआ 1380 बचाता है, उसका वेतन ज्ञात करिए। ये फिर से वो सवाल है जिसमें आपको कोई संख्या मानना पड़ेगा, कोई संख्या एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो वापस वही बात है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। आपके मन में आएगा कि क्या ऐसा करना है क्या कि 1/4, 1/5, 1/6 एलसीएम 60 ले लें, नहीं ये नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। 1/4, 1/5, 1/6 को देखते हुए कोई संख्या सोचिए जिसमें तीनों का भाग जाए, मतलब वही एलसीएम लेना है। 4, 5 और 6 का एलसीएम बोलो, 60 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो। तो हम क्या लेंगे 60, कि माना उस इंसान के पास टोटल कितना है 60, 60 का 1/4, 60 का 1/5, 60 का 1/6 और 60 का शेष बचा हुआ। अभी देखते जाओ कैसे, यहां पे कोई संख्या मानेंगे तभी ये सवाल बहुत आसान होगा, नहीं तो हम एक्स से करेंगे फिर इसको। और आपको पता है एक्स से हम करते नहीं, करेंगे तो हम किससे, लॉजिक से ही करेंगे, है ना। अभी तक कोई भी सवाल में हमने एक्स वाई लॉन्ग मेथड फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया, पूरा लॉजिक से हम चल रहे हैं। तो कोई संख्या मान लोगे बहुत फायदे में रहोगे। तो हमने क्या संख्या मानी 60, 60 का 1/4 यानी 4 का भाग 2, 15 आएगा। 60 में 1/5, 5 का भाग 2, 12, 60 में 6 का भाग 2, 10। अब बचा कितना, तो देखो 60 में से 15 + 12 27, 27 और 10
37 गया तो बचा कितना? बचा कितना? 23। ये शेष है। अब आया समझ में? 60 का 1/4, 60 का 1/5, 60 का 1/6 ये गया। तो 60 में से 15, 12, 10, 37 गया तो बचा कितना? 23। समझ गए? तो इन्होंने कहा कि भैया ये हिस्सा ये उसने किराए पर दिया, ये वाला हिस्सा उसने किराना में दिया, ये वाला हिस्सा उसने यात्रा पे खर्च किया, और ये वो हिस्सा है जो उसने क्या कराया? ये उसने बचाया। समझ गए इतनी बात? चलो, तो उसने बचाया है 1380, जबकि हमारे हिसाब से बचाया कितना है? 23, है ना? ये एक प्रकार से वही है कि भाई 15:12:10:23, ये वही बात है कि बचत उसकी कितनी है? बचत है 1380। तो 1380 अगर बचत है तो बचत में 23 का भाग देंगे, किसकी वैल्यू मिलेगी? 1। 1 बराबर कितना? तो क्या पूछा है? उसका वेतन कितना? तो उसका वेतन मतलब पूरा वेतन क्या माना है हमने? 60। तो 60 की वैल्यू क्या? 23 बराबर इतना, तो 60 बराबर कितना? 23 के पहाड़े में आता है क्या ये? 23 के पहाड़े में कितनी बार आता है? तो ये कट जाएगा 60 बार। 60 और 60 3600 आया। तो ऐसे क्वेश्चन कोई संख्या मान कर करते हैं तो आंसर आते हैं। और आप जब भी मैं कहूं या कभी भी आप किसी भी टीचर से पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, पूरे मैथ्स में कहीं पर भी कोई संख्या मानने की बात आए तो आप कोई भी संख्या मानोगे, आंसर कभी अलग नहीं आ सकता, है ना? कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आंसर अलग नहीं आ सकता। यहां 120 ले लें, 180 ले लें, 240 ले लें, 300 ले लें, 360 ले लें, 12,000 ले लें, कुछ भी ले लें, आखिरी में आंसर आपका 3600 ही आएगा। इसलिए मानने में हम कुछ भी मान सकते हैं, और मानते समय हम ऐसी संख्या लेते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, काटा पीटी आसान हो, हम ऐसी संख्या जनरली लेते हैं। चला जाए आगे, पक्का? नेक्स्ट, कमेंट में कुछ लोगों की शायरियां चल रही हैं। कोई कह रहा है अच्छा 1.5 घंटा हो गया है, 11:30 बज गई है, 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। आधे घंटे की क्लास हो रहे भाई, बस 12 बजे आपको छोड़ देंगे ना। डन है? पढ़ लिया? चलो, एक्स वाई जेड, एक्स का 3 गुना, वाई का 4 गुना, जेड का 7 गुना बराबर है। अब हम एक नया लॉजिक सीखने वाले हैं, और जब भी ऐसा आएगा बराबर है, ये यहां पे मेन कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको समझाता हूं। और मैं देखता हूं खाली जगह है क्या, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। कहीं पे कोई जगह खाली थी शायद, हाँ। तो आप एक कॉन्सेप्ट सीखो। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/4, ये सब आपस में बराबर हैं, है ना? सब बराबर हैं, तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा? फिर दूसरा ये हो सकता है कि ए का दुगना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर है, तो ए बी और सी क्या होगा? दोनों में अंतर समझ आ रहा है? और अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे वो वाला है जो अभी हम सीखेंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, दोनों स्थितियां बनती हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं। इसके पीछे लॉजिक होता है, हमने स्कूल में पढ़ा था एक कांस्टेंट वैल्यू के, कि ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होते हैं। फिर इसकी लॉन्ग मेथड है, आप अगर इसमें शॉर्टकट में जाओ तो आप केवल क्या करो कि आपको इनको पलटना है। जब भी ऐसा सवाल आए, ये स्थिति आए या ये स्थिति आए,
आप संख्या को उल्टा कर देंगे, यानी संख्या को पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे। बात समझ में आ रही है? कब? जब भी कहेंगे कि भाई ये बराबर ये बराबर ये, तो बराबर वाली जब स्थिति आएगी तो आप संख्या को हमेशा क्या करेंगे? पलट देंगे। कैसे पलट देंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। तो आप सबसे पहले एबीसी लिखा रहने दो, ये दो नीचे है, ये पलट के कहां जाएगा? ऊपर। अच्छा, दो को ऐसे पलटना है, मतलब पलटना भी दो प्रकार का है, वो भी समझा दूं। तो आप रीजनिंग वाला पलट दो। एक दो ऐसा है, पता चले आप उसको पलट के ऐसा कर दो, ऐसा नहीं पलटना है ना? तो दो पलट के ऊपर जाएगा तो दो हो जाएगा, तीन पलट के ऊपर जाएगा तो तीन हो जाएगा, चार पलट के ऊपर जाएगा तो चार हो जाएगा। ये आंसर आ गया, हो गया। समझे? अगर संख्या नीचे है तो पलट के ऊपर ही तो जाएगी, तो ये आपका आंसर है। ऐसा क्यों होता है वो भी अभी मैं समझाऊंगा। अब उधर चलो, तो यहां दो है, पलटेंगे तो क्या होगा? 1/2। तीन ऊपर है तो पलटेंगे नीचे आएगा 1/3। चार ऊपर है तो क्या आएगा? 1/4। अब ये ऐसा बन जाएगा, और जब ये ऐसा बनेगा तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। फिर एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करो, तो बताओ इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। तो ये आ गया 12। तो 2 से कैंसिल कर दिया 6 बार, 3 से कर दिया 4 बार, 4 से कर दिया 3 बार। अब ये इसका आंसर है। दोनों में फर्क समझ में आया? ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। तो अगर नीचे संख्या है तो पलट के ऊपर चली जाएगी, ऊपर है तो नीचे आ जाएगी। और अगर इस प्रकार से कभी भिन्न होता है तो हम एलसीएम लेके उसको सही करते हैं। ये तो आपको सिखा ही रहा हूं मैं। क्लियर? समझ गए इतनी बात? पक्का? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर अब मैं समझाऊं कि ऐसा होता क्यों है। कर लोगे? ऐसा इसलिए होता है, इसको समझाता हूं मैं, है ना? इसको देखना। हमने कहा कि यार a/2, b/3 और c/4 ये सब आपस में बराबर हैं, तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो हम कहते हैं कि सब आपस में कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर है। अब जब ये सब बराबर हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं कि भाई a/2 भी k के बराबर है, b/3 भी k के बराबर है, और c/4 भी k के बराबर है। इतनी बात समझ में आई? अब इनका तिर्यक गुणा होगा, तो ये 2 इधर जाएगा, तो a की वैल्यू क्या निकली? 2k, b की वैल्यू क्या निकलेगी? 3k, और c की वैल्यू क्या निकलेगी? 4k, है ना? तो a आपके पास क्या है? 2k है, b आपके पास 3k है, c आपके पास 4k है, ये a है, ये b है, ये c है। k कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 3 4। सेम यही काम उसमें भी होगा। समझ आया? तो उसमें मत दिमाग लगाओ, आप तो सिंपल एक ट्रिक याद क्या रखो, पलटना है। क्लियर? आ गया समझ में? आगे बढ़े तो अब उस सवाल पर वापस चलते हैं, ये वाला। अब आप पढ़ो, x के हिस्से का 3 गुना, x के हिस्से का 3 गुना, y के हिस्से का 4 गुना, और z के हिस्से का 7 गुना, ये सब आपस में क्या है? बराबर है। आ गया बराबर? तो जब भी बराबर आएगा क्या करोगे भाई? पलट दोगे। तो 3 को पलट दो 1/3, 4 को पलट दो, 7 को पलट दो। अब एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या आएगा? 84, 84, 4 3 7, मतलब सॉरी 4 × 3 12, 12 × 7 84। तो आप सब में किसका गुणा कर दोगे? 84 का। 84 वो संख्या है जो सबसे कटपिट जाएगी। बताओ 3 से कटेगा कितनी बार? 28 बार। 4 से कटेगा 21 बार। 7 से कटेगा 12 बार। कर लोगे ना? 3 से कटा, 4 से और 7 से। पहाड़े तो याद है ही आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो z का हिस्सा कितना? अब मुझे बताओ भाई, टोटल पैसा कितना है हमारे पास? 427। और यहां टोटल कितना है? इनका टोटल कितना है? 61, 61। तो आपसे पूछा है z का हिस्सा, इसमें z कौन है? तो 12 की वैल्यू कितनी? क्या ये 61 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है? 7 बार दिख रहा है, 7 एकम 7, 7 × 6 42। तो ये डायरेक्ट कितनी बार कैंसिल होगा? 7 बार। और 12 × 7 कितना होता है? 84। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का सवाल है ये। कॉन्सेप्ट आपका मेन खेल खेलता है मैथ्स में। अगर बस आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी चीज को कैसे हैंडल करना है, उसमें क्या स्टेप लेनी है, बस वो मेन है। एक बार अगर आपने सारे टाइप्स अच्छे से सीख लिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर सवाल की बस भाषा बदलेगी, कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, है ना?
तो x का 3 गुना, y का 4 गुना, z का 7 गुना, सब आपस में बराबर है। जब भी बराबर की स्थिति बनेगी, मैंने आपसे कहा कि संख्या को पलटना है। तो 3 को 1 3, 4 को 1/4, 7 को 1/7, एलसीएम लिया, रेशो आया, इस रेशो का टोटल 61 आया, और आपसे पूछा है कि z की वैल्यू कितनी, तो 12 की वैल्यू कितनी। समझ आया? आपको एक और बढ़िया चीज सिखाऊं। ऐसी स्थिति में अगर मान लो एलसीएम है वही काम, लेकिन समय बचाने की टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि यहां पे क्या है, 3 है, यहां पर क्या है, 4 है, यहां पर क्या है, 7 है, और आपको एलसीएम नहीं निकालना है। तो ध्यान से सुनना, या तो एक तरीका है काटो, और हम जो अभी करने जा रहे हैं उसमें मैं ये कर रहा हूं कि इसको भी हटा रहा हूं मैं, ठीक है, और जादू देखो, डायरेक्ट आंसर आएगा। 3 को छोड़ दो, बचे हुए दोनों का गुणा करो, 7 इंटू 4, 4 को छोड़ दो, बचे हुए का गुणा करो, 7 और 3 21, 7 को छोड़ दो, 4 तिया हो गया। समझ आया? ऐसा भी कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है ना। कारण बताऊं ऐसा क्यों होता है, जादू का कारण बताऊं। इसके पीछे कारण यह है कि इनका जो एलसीएम है वो आ रहा है 3 इंटू 4 इंटू 7। तो आप इसमें जब 3, 4 और 7 का गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाता है, तो बचता कौन है, 4 और 7। जब यहां पे 3, 4 और 7 का गुणा करते हो तो 4 से 4 कट जाता है, तो बचता कौन है, 7 और 3। जब यहां पे आप 3, 4 और 7 का गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो बचेगा कौन, मतलब जो नंबर है वो कट जाएगा, बचे हुए दो नंबर रह जाएंगे। तो इसलिए हमने इसकी क्या ट्रिक बना ली कि भाई जो नंबर है उसको छोड़ दो और बाकी को लिख दो। तो अब आपके पास कभी ऐसी स्थिति बने तो आप सीधा कर लेना कि यार ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, तो 3 छोड़ दो, 7 इंटू 4 28, 4 छोड़ दो, 7 इंटू 3 21, यहां 7 छोड़ दो, 4 इंटू 3 12, या एलसीएम ले लो, एक ही बात है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, ये कुछ खतरनाक दिख रहा है। शुरू से पढ़ के अगर आखिरी तक सही सलामत पहुंच जाओ तो मुझे बताना। एक स्टूडेंट कह रहा है ट्रैक्टर, मतलब खेत में हल चलाते चलाते क्लास देख रहा हूं। कोई पूछ रहा है क्या ऐसी क्लास हर संडे चलेगी, देखते हैं, आप लोग चाहेंगे तो हो भी जाएगी, है ना। स्टूडेंट्स की एक सबसे अच्छी बात है, किसी भी चीज में मना नहीं करते। सर आप तो हर संडे रखो, वो तो हमारे ऊपर है ना, आना है कि नहीं आना है। आप तो आओ, आप तो पढ़ाओ, कोई और पढ़ेगा, किसी का तो भला होगा। तो मैंने ये देखा है कि आप लोग कभी मना नहीं करते किसी चीज में, लेकिन अगले संडे अगर मैंने क्लास रख ली तो आधे चेहरे नए होंगे, है ना, आएंगे। हाँ जी, चलो अभी पूछ लेते हैं ना, ले लेना फोटो, है ना, देख लेते हैं कितने लोग अगले संडे भी क्लास रहेगी तो आएंगे, हाथ उठाओ। अरे वाह, मना तो करोगे ही नहीं ना, मुझे पता है। फिर से हाथ उठाओ, अच्छी आपकी सुंदर फोटो लेंगे, कैमरे कोई नहीं देखेगा, स्माइल तो करो कम से कम। ठीक है, और लेना है फोटो, हो गया, बस नीचे कर लो अब। चलो सवाल देखें, समझ में तो नहीं आया आपको सवाल, आ गया। आज का सबसे आसान सवाल है, पता ही है, आज का सबसे आसान सवाल। देखो कैसे, आपके पास 5 लोग हैं,
एक्स की आयु 12 साल है, देखो एक एक्स है तो एक्स कितने साल का है 12। आप पेन मत चलाओ, जो मैं आपसे पूछूंगा प्रश्न में देखकर वो आप बस आंसर देना, ना आपका आंसर आ जाए तो आप बोलना, दिमाग तो चलाना ही नहीं इसमें ज्यादा, सिर्फ प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। फिर भाई v की आयु z से 4 गुनी है, y की आयु v की आधी है, w की आयु x की 3 गुनी है, z की आयु w की 1/9 है। चलो देखो अपने को x के बारे में पता है बस कि x कितने साल का है। इन्होंने कहा कि w की आयु x की क्या है, तो मुझे बताओ w कितने साल का हुआ, 3 गुना यानी 36, हाँ या ना, इसमें कोई दिमाग लगाना पड़ा, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि z की आयु w की 1/9 है, z की जो उम्र है वो w का 1/9 है, तो अपना जो w है वो कितने साल का है 36 का, तो 36 का 1/9 कितना हुआ, सही है, ठीक है। फिर आगे चलो, फिर आपसे कहा कि v की आयु z की 4 गुनी है, v की उम्र z की 4 गुनी है 16 साल, सही है। फिर कहा कि y की आयु v की क्या है आधी है, तो y की आयु v की आधी है, मतलब कितने साल, ये आंसर आ गया, आया, पढ़ने का खेल था बस इसमें और कुछ नहीं था। तो ताली तो बजाई पर समझ में आया, पक्का, ठीक है। देखो आपको पता चला कि भैया x 12 साल का है, इन्होंने कहा w x का क्या है 3 गुना है, तो w x का 3 गुना, तो 12 का 3 गुना क्या हो गया 36, है ना। फिर इन्होंने कहा कि z जो है वो w का 1/9 है, तो आपने इसमें क्या कर दिया 1/9 यानी 9 का भाग दे दिया, 4 साल का हो गया। फिर इन्होंने कहा कि v की आयु z का 4 गुना है, v की उम्र z का कितना है 4 गुना है, तो 4 गुना कर दिया। फिर y की उम्र v की आधी है, तो इसका आपने क्या कर दिया आधा कर दिया। बस उन्होंने सेंटेंस आगे पीछे कर दिए, एक के बाद एक दे देते तो आपसे बन जाता, पर उन्होंने जो आखिरी में होना था वो पहले बोल दिया, जो पहले होना था वो आखिरी में बोल दिया, बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मजा आया, आगे बढ़े, चलो इसमें और मजा आएगा आपको। सीजीएल मेंस 2023, पढ़ लिया, कैसा लग रहा है सवाल, नहीं अच्छा नहीं, आसान की टफ, टफ लग रहा है, चलो आसान कर दें तो आप ध्यान से सुनना, पेन चलाना बंद करो, जो मैं पूछूं वो बताना। अगर 3 किलो चावल 180 के, तो 1 किलो कितने का, अरे वाह, कैसे निकाला आपने। आपको पता है कि अगर 180 रुपए में 3 किलो का भाग दे देंगे तो 1 किलो की कीमत आ जाती है, इतना गणित तो सबने पढ़ा है, हाँ या ना, यही किया ना, ठीक है। अब अगर मैं कहूं, सिर्फ अगली लाइन पढ़ेंगे, 3 किलो चावल 180 के, तो 8 किलो चावल का मूल्य 5 किलो दाल के बराबर है। आप केवल इतने पर आओ, 3 किलो चावल अगर 180 के तो 8 किलो चावल कितने के, तो अगर 3 किलो 180 के तो 8 किलो कितने के, ऐसा ही तो करेंगे, है ना। तो अब अगर मैं इसको करता हूं तो देखते जाना, 180 का 3 किलो चावल तो 8 किलो चावल कितने के, और जितने के 8 किलो चावल होंगे वो 5 किलो दाल के बराबर हैं, तो जितने के भी 8 किलो चावल होंगे अगर उसमें मैं 5 का भाग दे दूं तो 1 किलो दाल मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। अब जितने की 1 किलो दाल तो 15 किलो दाल कितने की, तो इसमें किसका गुणा कर दूं 15 का, तो जितने की 15 किलो दाल वो 2 किलो चाय के बराबर है, तो अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो 1 किलो चाय पता चल जाएगी।
और अगर 1 किलो चाय इतने की तो 3 किलो चाय कितने की, तो इसमें किसका गुणा कर दूं, 3 का। और जितने की 3 किलो चाय वो 6 किलो अखरोट के बराबर है, तो अगर इसमें 6 का भाग दे दूं तो 1 किलो अखरोट आ जाएगा। और जितने का 1 किलो अखरोट, तो 10 किलो अखरोट कितने का, तो किसका गुणा कर दें, 10 का। अब बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, समझ आया है ना। तो काटा पीटी करें, चलो। तो भाई हमने देखा कि 5 दिया 15 से 15 गया, है ना। फिर इसके बाद 3 से उड़ा दोगे तो ये 2 बार हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 से ये 2 बार हो जाएगा। 180 का दुगना 360, 360 का 10 में गुणा कर दिया, आंसर आ गया 3600। खत्म। आया समझ में कि नहीं आया, एक बार और समझाऊं मैं। देखो 180 किलो चावल 3 किलो के, तो 8 किलो चावल 5 किलो की दाल के बराबर है। तो अगर 180 का 3 किलो तो 1 किलो कितने का, और 1 किलो जितने का भी तो 8 किलो कितने का, और जितने के 8 किलो चावल होंगे वो 5 किलो दाल के बराबर है। तो 5 का भाग दिया तो 1 किलो दाल। अब अगर 1 किलो दाल इतने की तो 15 किलो दाल कितने की, और जितने की 15 किलो दाल तो वो 2 किलो चाय के बराबर है, तो 1 किलो चाय कितने की। जितने की 1 किलो चाय तो 3 किलो चाय कितने की, और जितने की 3 किलो चाय वो 6 किलो अखरोट के बराबर है, तो 6 का भाग दे दो। तो 1 किलो अखरोट की कीमत इतनी, तो 10 की कितनी। एक बार में आंसर आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है चलें आगे। तो आंसर आपका कितना आ गया था इसका भाई, 3600। खत्म। चलो और आगे बढ़े। टाइप नंबर 8, एलजेब्रा और रेशो मिक्स। ये सवाल वैल्यू पुटिंग वाले हम इनको बेसिकली कहते हैं कि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है ना। मैं अभी सिखाता हूं, बस एक नजर आप इस पे डाल लें। हो गया। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपसे कहा है कि A अनुपात B और P अनुपात Q, भले इन्होंने बराबर बोला है, A अनुपात B और P अनुपात Q दोनों की वैल्यू कितनी है, तो वो है 3:7। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि A अनुपात B को मैं A बटे B लिख सकता हूं, और क्या P अनुपात Q को P बटे Q लिख सकता हूं, और 3:7 को क्या लिख सकता हूं। अब एक तरीका है कि मैं इसको 3x और 7x मानूं, दूसरा तरीका है कुछ मत मानो, आप तो सिंपल सी बात समझो कि A का मान भी 3 है, P का मान भी 3 है, B का मान भी 7 है, Q का मान भी 7 है। तो बस वहां जो A B P Q लिखा है वहां पे मान रख दो। ठीक है, तो आपसे क्या कहा है, 2A प्लस 3P और 2B प्लस 3Q, है ना भाई। तो देखना, जहां A लिखा है वहां 3 रखोगे, जहां P लिखा है वहां पे भी 3 रखोगे, तो 3 का दुगना 6 और 3 का 3 गुना 9। B और Q दोनों की जगह 7 आएगा, तो 7 का दुगना 14 और 7 का 3 गुना 21। तो 6 और 9 कितना होता है, 15। 21 और 14 कितना होता है, 35। 5 से कैंसिल हुआ 3 बार, 5 से कैंसिल हुआ 7 बार, आंसर कितना आएगा, 3 और 7। इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग, केवल वैल्यू उठा के रखनी है। आया समझ में, हाँ या ना। अगली बार इतना भी मत करना, देखोगे अगर ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब एक छोटी सी चीज यहां पे ध्यान दो, आपको पता है कि यार A की वैल्यू भी 3 है, P की वैल्यू भी 3 है या ना, B की वैल्यू भी 7 है, Q की वैल्यू भी 7 है। ठीक है, तो दोनों में से अगर 3 कॉमन निकल जाए तो 3 और 2 कितना होता है, 5। अगर दोनों में से 7 कॉमन निकल जाए तो 3 और 2 कितना होता है, 5। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 और 7। आया। एक सवाल और करते हैं,
अगला जो सवाल दे रहा हूं उसको इस कॉन्सेप्ट से करना, कॉमन वाले से, तो आपका आंसर तुरंत आएगा। ए बी बी सी, नहीं बी सी नहीं है, ए बी सी डी और ई एफ का रेशो कितना है? 5 और 7। आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे कि ए का मतलब भी 5 है, सी का मतलब भी 5 है, ई का मतलब भी 5 है, बी का मतलब 7, डी का मतलब 7, एफ का मतलब 7। और अगर पेन ना चला के सिर्फ सवाल को ध्यान से देखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। आया? आपसे यहां पे कहा है कि 3A 5C और 11E, नीचे आपके पास है 3B प्लस 5D प्लस 11F। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, A का मतलब भी 5 है, C का मतलब भी 5 है और E का मतलब भी 5 है, तो तीनों में कॉमन क्या निकला? 5। तो 11 और 5 और 3 8, मतलब ये हो गया 19। नीचे चलें, बी का मतलब भी 7 है, डी भी 7 है, एफ भी 7 है, तो 7 कॉमन निकला। 5 3 8 और 11 कितना हो गया आपका? 19। 19 से 19 गया तो आंसर कितना आ गया आपका? 5:7, 5:7। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? इसको करो। मैं आपको हिंट कर देता हूं, बनेगा आपसे बहुत आराम से बनेगा। x प्लस 2y है, यहां पे y माइनस 2x है, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, और 5:1 है तो 5/1 है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। उस x और y की वैल्यू को उठा के इसमें रखना है बस। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई x और y की वैल्यू। हो गया? चलो देखो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज ही नहीं आना है, तो x और 2y हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5y, और 5 का दुगना हो जाएगा आपका 10x। ये तो ठीक है। तो अब आप देखो कि यार ये अगर इधर आ गया है ना, ये उठ के अगर इधर आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। और ये उठकर अगर उधर गया तो ये 3y हो जाएगा। भाई -10 उठ के इधर आएगा तो +10, तो 10 और 1 11, और प्लस का 2 उधर जाके माइनस होगा तो 2y गया तो बचा 3y। अब x को यहीं रहने दो, y को नीचे ले आओ, तो 3 वहीं रहेगा और एक 11 नीचे जाएगा। मतलब आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 11 है। समझे? वहां पे मान रख दो। तो 3 और 11, 3 का वर्ग और 11 का वर्ग, तो ये हो गया। यहां पे क्या करोगे? इनका गुणा, तो 11 और 3 का गुणा करोगे 33, और x का वर्ग यानी 3 का वर्ग कितना आ गया? 9। तो 121 में 9 जोड़ दोगे 130 आ जाएगा, है ना। और 33 में से अगर आपका 9 गया तो कितना बचेगा भाई? 24 बचेगा। क्या ये दोनों कट सकते हैं? 2 से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 12। तो आंसर आ जाएगा आपका 65:12। आया? पक्का? सिंपल था। तो ये सवाल दिखते टफ हैं, बस इनमें वैल्यू पुटिंग करनी होती है और कुछ नहीं है। चलें आगे? ठीक है। इसके बाद
इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफी, क्योंकि अगला ये जो है बड़ा अध्याय है अब, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। तो पैक कर लेना, 2 मिनट बात कर लेते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास में? समझ आया पक्का? सिर्फ एक बार क्लास का रिवीजन कर लेना, तो जितना आज पढ़ा है ये परमानेंट आपके दिमाग में छप जाएगा। तो अगली क्लास फिर रखेंगे इसके आगे, है ना, पर वो अगले संडे नहीं हो पाएगी। कारण ये है कि अगले संडे हम ग्वालियर मीटअप, आपको पता होगा शायद कि अभी ग्वालियर में एक मीटअप प्रोग्राम है, हालांकि वो 11 तारीख को है, लेकिन आने में 12 तारीख हमें हो जाएगी। तो इसीलिए अगले संडे तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके अगले संडे हम वापस से मिलेंगे, ठीक है? तो आप तब तक इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको अभी 10 से 15 मिनट के अंदर हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे। तो टेलीग्राम पे हमारा एक अलग से चैनल है जो सिर्फ पीडीएफ के लिए है, तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा, है ना। तो मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर ये जो है YouTube क्लास पीडीएफ नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप अगर YouTube पे वीडियो में भी देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या सर्च कर लेना। तो अभी 10 से 15 मिनट में पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आराम से आप रिवीजन कर लेना। अगली बार हम इसके आगे बढ़ेंगे और मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, इस टाइप के जो अब टाइप हैं, सिक्के वाले सवाल आते हैं, कॉइन्स वाले होते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे अभी इसमें टाइप बचे हैं, अगली बार हम उनको कर लेंगे, ठीक है? पक्का? अगली बार जब भी बुलाएंगे संडे को आओगे? चलो, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप आए हो, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज संडे आराम कर रहे होंगे, है ना। उन्होंने सोचा नहीं जाना हमें, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कोई किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है भाई, है ना। तो अगर आप पढ़ोगे तो आप अपने अंदर ही सुधार करोगे, नहीं पढ़ोगे तो आप, मैं कई बार कहता हूं कि जो इंसान खुद को बर्बाद करने पे तुला, उसको कोई और क्या बिगाड़ देगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोई और आ रहा है या नहीं, कोई और संडे क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं, कोई संडे को टेस्ट सीरीज देता है कि नहीं, कोई कुछ क्या कर रहा है, आपको उससे कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमेशा अपनी ग्रोथ, अपनी पढ़ाई, अपने इंप्रूवमेंट से मतलब होना चाहिए। अगर विनर्स में संडे टेस्ट होते हैं तो आपको देने आना है। हम लोग कई बार क्या देखते हैं, बहुत कम लोग आते हैं संडे, बहुत लोग नहीं आते हैं, तो हम भी नहीं आएंगे। यार ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली हम सिलेक्शन लेने आए हैं, तो जो भी चीज हमारी पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, वो हमें करना है। तो कोई आए या ना आए, अपनी जिंदगी है, हमें करियर बनाना है, मेहनत हमें करनी है। इसीलिए कभी भी किसी और के दिनचर्या से, किसी और के डिसीजन से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमेशा वही चुनना है जो आपके लिए सही है और आपके लिए जरूरी है। मैंने क्लास में कई बार आपको समझाया है कि हमेशा आपकी लड़ाई एक ही चीज से होती है, और वो है आपका मन। मन हमेशा कहेगा कि आराम करो, मन कहेगा संडे आज तो हिलूंगा ही नहीं मैं। लेकिन हमें वही चुनना है, या तो मन की सुन लो, या फिर हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए जरूरी क्या है। भाई संडे नहीं मन होता, हमारा भी मन करता है यार संडे आराम करें, लेकिन हम भी तो पढ़ा रहे। तो हमें पता है कि आराम करने से ज्यादा जरूरी क्या है, कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या कर सकते हैं। वही चीज आपके लिए भी, कि भाई संडे आराम भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि अभी पढ़ाई लिखाई का दौर है हमारा, हमें अपना करियर बनाना है, तो आराम तो बाद में भी कर लेंगे। जॉब लगने के बाद आराम करना ही है, और नहीं लगी तब तो हर दिन आराम करना है फिर तो, है ना। तो बेटर है कि जॉब लग के आराम करें। तो उस आराम को पाने के लिए आज के आराम छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए कभी किसी और से मतलब मत रखो। कोई क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी अपनी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से संघर्ष करना है। आप अपने हिस्से का संघर्ष करो, अपनी सफलता अपने हिस्से में लेकर आओ, ठीक है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। और अगली क्लास जब भी होगी आपको बुलावा आ जाएगा। फिर से इसी प्रकार, इसी सुंदर मुस्कुराहट के साथ वापस आप लोग आइएगा, फिर से मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपने सिक्के वाले क्वेश्चन पढ़े? सिक्के वाले क्वेश्चन पढ़े? चलो, जिन्होंने पढ़ा है ठीक, YouTube पर भी और आप भी, जिन्होंने पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताना। आप लोग ने अगर पढ़ा है, आपने तो वैसे पढ़ा ही, आपने तो शुरू में ही कहा था सब पढ़ा हुआ है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं YouTube पर, तो ये एक सिक्के वाला बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 16, 8, 20 के अनुपात में है। इनकी कीमत 384 है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर आप भी सॉल्व करना।
और ऑनलाइन देखने वाले भी सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू।